everyone, so I'm back with another video। जो हमारे पास हम स्ट्रेचिंग के चैप्टर को काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए इसको हम जल्दी जल्दी कवर अप करते हैं। ठीक है, हम आगे थे डिटर्मिनेंट्स पे। डिटर्मिनेंट्स से हमने आज स्टार्ट करना था। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि सारे डिटर्मिनेंट्स इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास अलाइनमेंट आ जाती है, स्टेबलाइजेशन आ जाती है, हम फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, मोड ऑफ स्ट्रेच, ये सारा कुछ अब इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ साथ हम स्ट्रेचिंग की टाइप्स भी देखेंगे। ठीक है, लाइक वो इसी में कवर हो जाएंगी साथ साथ, तो हम उसको भी इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ हम PNF की टेक्निक्स अलग वीडियो में करेंगे। बाकी हमारे पास जो डिटर्मिनेंट्स हैं, हम सारे इस बाकी सारी स्ट्रेचिंग की जो टाइप्स हैं वो हम इसी में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज़ बेसिकली अलाइनमेंट। ठीक है, बहुत ज़रूरी होती है हमारे पास प्रॉपर अलाइनमेंट पेशेंट की। ठीक है, पेशेंट हो या आप थेरेपिस्ट की भी अलाइनमेंट को कह सकते हो कि थेरेपिस्ट को भी एज अ डॉक्टर हमें भी अपनी अलाइनमेंट को कंसीडर करना होता है। ठीक है, हमने अपनी अलाइनमेंट को ठीक रखना होता है, अपनी स्टेबलाइजेशन को ठीक रखना होता है, ताकि हम क्या कर सकें, जो हम मूवमेंट परफॉर्म करवा रहे हैं, अगर मैनुअल स्ट्रेचिंग के या मैनुअली हम करवा रहे हैं तो या हम असिस्ट कर रहे हैं, पैसिवली करवा रहे हैं, तो हमारे पास इतना होना चाहिए कि हम पेशेंट को एक कंफर्टेबल या एक कंफर्ट लेवल दे दें जहाँ पे वो जाके इजीली उसमें मूवमेंट परफॉर्म कर सके। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमारे पास प्रॉपर अलाइनमेंट और पोजीशनिंग होनी चाहिए पेशेंट की उसकी स्पेसिफिक पार्ट की या उस मसल की, उस जॉइंट की जहाँ पे हमने स्ट्रेच अप्लाई करना है। ठीक है, उसकी स्पेसिफिक की। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे पास हम हिप एब्डक्टर्स की बात कर लेते हैं, या हम कहते हैं सिंपली हम कहते हैं कि हमारे पास प्रॉपर मूवमेंट के लिए अगर हम कहते हैं हमने लोअर लिम्ब की मूवमेंट करानी है, तो हम कहते हैं कि या तो हम सिटिंग पोजीशन ज़्यादा कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर हम पैसिवली मूवमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, अगर हम मैनुअली एज अ थेरेपिस्ट, एज अ डॉक्टर हम मूवमेंट करवा रहे हैं, तो ठीक है, हम मूवमेंट करवा रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि हम सिंपली उसकी अलाइनमेंट ऐसे रखेंगे, हम सिंपली उसकी उस मूवमेंट तक अप्रोच कर सके जिस मूवमेंट को हमने इम्प्रूव करवाना है। ठीक है, सो पेशेंट की मसल्स या जॉइंट्स जो हैं वो स्ट्रेच मतलब ऐसी पोजीशन में हम रखेंगे जहाँ पे इजीली स्ट्रेच हो सके। ठीक है, और साथ साथ हमारे पास पेशेंट का कंफर्ट लेवल और उसकी स्टेबिलिटी भी हम देखते हैं। ठीक है, लाइक जो मोस्टली उसका जो कंफर्ट लेवल है या उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको भी हम नोट करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट थिंग हमारे पास जो इन्फ्लुएंस करती है अमाउंट टेंशन जो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज में प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो भी हमारे पास इन्फ्लुएंस कर रही होती है अलाइनमेंट को। ठीक है, वो इफेक्ट कर रही होती है ROM जो हमारे पास अवेलेबल है जॉइंट्स में, या उन सबको किसी ना किसी पॉइंट पे जाके जो होती है ना उसको इफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास चीज़ क्या है, अलाइनमेंट जो मसल्स या जॉइंट की जिनको हमने स्ट्रेच कराना है, उसके साथ साथ हमने मसल या जॉइंट के साथ साथ हमने ट्रंक की अलाइनमेंट, हमने उसके एडजेसेंट जॉइंट्स की, उसके आसपास जो जॉइंट्स हैं उनकी, आसपास जो मसल्स हैं उनकी अलाइनमेंट करानी भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो इसलिए कि प्रॉपर अलाइनमेंट तभी जब पेशेंट फुली रिलैक्स कंफर्टेबल होगा तभी वो नॉर्मल मूवमेंट परफॉर्म कर सकेगा, या जो मूवमेंट हम चाह रहे हैं, जितना हम अमाउंट चाह रहे हैं उसकी रिकवरी का। ठीक है, तो वो हमें तभी मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू स्ट्रेच द रेक्टस फेमोरिस। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया उन्होंने रेक्टस फेमोरिस की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि हम रेक्टस फेमोरिस को स्ट्रेच कराना चाह रहे हैं, और नी जो है एज नीज फ्लैक्स, लाइक नी तो जाहिर सी बात है, हमें पता है कि जब हम रेक्टस फेमोरिस को स्ट्रेच करा रहे हैं तो हमारे पास नी फ्लेक्शन में आनी चाहिए, हिप की एक्सटेंशन होनी चाहिए, लंबर स्पाइन और पेल्विस जो होते हैं वो अलाइन होने चाहिए। ठीक है, लाइक न्यूट्रल पोजीशन में। ठीक है, बिल्कुल ही न्यूट्रली जब होंगे ना हमारे पास पेल्विस और स्पाइन, ठीक है, तब हमारे पास एक इफेक्टिव मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, ऐसी मूवमेंट जिसमें हमारे पास एक्स्ट्रा मूवमेंट्स ना हो रही हो, एक कंफर्टेबल एक रिलैक्सेशन पोजीशन भी अचीव हो रही हो और साथ साथ हमारे पास स्ट्रेच भी आ रहा हो। ठीक है, पेल्विस शुड नॉट टिल्ट एंटीरियरली। ठीक है, एंटीरियर टिल्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, एंटीरियर टिल्ट पेल्विस का नहीं आना चाहिए। सही है, मोस्टली जो पेशेंट्स नहीं होते स्कॉलियोसिस के, लॉर्डोसिस वगैरह की, ठीक है, टिल्टिंग वगैरह उनमें काफ़ी कॉमन होती है। ठीक है, तो हमने मोस्टली टिल्टिंग को प्रिवेंट करना होता है। ठीक है, ताकि टिल्ट ना आए। ठीक है, जब टिल्ट नहीं आएगा ना, सिंपली टिल्ट जब हमारे पास टिल्ट नहीं आएगा तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास नॉर्मल मूवमेंट परफॉर्म होगी। ठीक है, ओके, नॉर शुड द लो बैक हाइपर एक्सटेंडेड। ठीक है,
लोअर बैक, ठीक है, जिसको हमने लंबर स्पाइन कहते हैं, ठीक है, वो भी हाइपर एक्सटेंशन में नहीं जानी चाहिए, ठीक है, उसका भी हाइपर एक्सटेंशन नहीं होनी, सही है। हिप शुड बी एबडक्ट और रिमेन फ्लेक्स, ठीक है, हिप शुड नॉट एबडक्ट और ना ही उसको एबडक्ट होना है, ना ही हिप को फ्लेक्स होना है, ठीक है। हमने यही बात की, हिप को एक्सटेंडेड फॉर्म में रहना है, ठीक है, और नी को फ्लेक्शन में लेके जाना है। अब नी को फ्लेक्शन में लेके जाना है हिप एक्सटेंशन में, बाकी ऑलमोस्ट सारे बॉडी की जो पोजीशन है वो न्यूट्रल पोजीशन रहनी चाहिए, ठीक है, तभी हम क्या कहते हैं, रेक्टस फेमोरिस का स्ट्रेच इजीली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा बहुत हम बाद में डिस्कस भी करते हैं इसको। व्हेन पेशेंट इज सेल्फ स्ट्रेचिंग टू इंक्रीज शोल्डर फ्लेक्शन, द ट्रंक शुड बी इरेक्ट नॉट स्लैप, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब हमारे पास शोल्डर की फ्लेक्शन हम करवा रहे होते हैं ना, पेशेंट की स्लम्प का होता है ये ना, जिसको आप नहीं कहते हो, हमारे पास ये जो पीछे बैक वाला एरिया होता है ना कमर का, ठीक है, जहाँ पे स्कैपुला वगैरह है, ठीक है, ये एरिया या आप थोरेसिक रीजन कह सकते हो, ये थोड़ा सा उठ जाता है, ठीक है, ये उठा हुआ नहीं होना चाहिए। स्लम्प की मीनिंग इस तरह से भी आते हैं, ठीक है, इसको हम पिक्चर से भी चेक कर देख लेंगे, लेकिन फिलहाल स्लम्प का मीनिंग यही है, ठीक है। और ट्रंक जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, इरेक्ट पोजीशन में होनी चाहिए, लाइक न्यूट्रल पोजीशन में रहनी चाहिए, सही है। ओके, द सेकेंड डिटर्मिनेंट इज स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन को हम सिंपली कहते हैं कि तो अचीव इफेक्टिव स्ट्रेच, हमें किसी इफेक्टिव स्ट्रेच के लिए हमें क्या होता है कि हमने प्रॉक्सिमल या डिस्टल साइड में से, दोनों में से किसी एक साइड को हमने स्टेबलाइज कराना होता है, ठीक है, या तो प्रॉक्सिमल होनी चाहिए या डिस्टल होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी साइड किस में होनी चाहिए, ठीक है। जब हम मैनुअल स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं ना, तो हमारे पास मोस्टली प्रॉक्सिमल अटैचमेंट जो होती है वो स्टेबलाइज हुई हुई होती है और डिस्टल सेगमेंट मूव कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब हम सेल्फ स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं ना, हमारे पास जाहिर सी बात है कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है, स्ट्रेचिंग स्टेबलाइजेशन के लिए, ठीक है, या कोई भी ऐसी चेयर वगैरह जैसी नहीं होती, ठीक है, या एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगी कि हमारे पास स्टेबलाइजेशन प्रोड्यूस होगी बाय द पेशेंट में प्रोवाइड स्टेबलाइजेशन ऑफ वन एंड अदर इज मूव, ठीक है। लाइक एक साइड में क्या हुआ कि पेशेंट खुद ही मूवमेंट भी करे, पेशेंट ने खुद ही स्टेबलाइज भी करना है उसको, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल्फ स्ट्रेचिंग में ये हो रहा है। तो इन्होंने कहा डिस्टल अटैचमेंट को हम स्टेबलाइज करा रहे हैं और प्रॉक्सिमल अटैचमेंट जो है वो हमारे पास क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। डिस्टल अटैचमेंट हमारे पास स्टेबलाइज है, प्रॉक्सिमल अटैचमेंट मूव कर रही है, ठीक है। स्टेबलाइजेशन ऑफ मल्टीपल सेगमेंट्स ऑफ द पेशेंट बॉडी ऑल्सो हेल्प्स मेंटेन द प्रॉपर अलाइनमेंट नेसेसरी फॉर एन इफेक्टिव स्ट्रेच। प्रॉपर जाहिर सी बात है, मल्टीपल सेगमेंट जो पेशेंट की बॉडी में स्टेबलाइज कर दिए जाते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर अलाइनमेंट अचीव होने में भी काम करती है। हमने यही बात की थी ऊपर भी, न्यूट्रल जब पोजीशन आती है, इरेक्ट पोजीशन है, ठीक है, जब हमारे पास यह प्रॉपर अलाइनमेंट है तो हमारे पास क्या होगी कि स्टेबलाइजेशन भी आती है, ठीक है। स्टेबलाइजेशन कंफर्ट लेवल स्टेबलाइजेशन से रिलेट करता है, ठीक है। स्टेबलाइज करते हैं ताकि हमारे पास अननेसेसरी मूवमेंट्स ना हो, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ होती है, हमें जो मूवमेंट्स नहीं चाहिए वो मूवमेंट्स ना हो, ठीक है, सिर्फ वही मूवमेंट हो जो हमें चाहिए, जो हमें इफेक्टिव मूवमेंट चाहिए, सही है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेचिंग द इलियोसवास, ठीक है, इलियोसवास की स्ट्रेचिंग कराइए, पेल्विस और लंबर स्पाइन जो है उसको लाइक उन्होंने मेंटेन किया है न्यूट्रल पोजीशन पे, हिप की एक्सटेंशन करवाई है और हमारे पास स्ट्रेस जो है वो बैक रीजन पे नहीं पड़ने दिया, ठीक है। ओके, जैसे हमने अभी ऊपर बात भी की है हमारे पास अलाइनमेंट वाले में, ठीक है, कि हमारे पास पेल्विस और लंबर स्पाइन की पोजीशन बिल्कुल न्यूट्रल रहेगी। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि उसमें मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है, मूवमेंट उसमें हो रही होती है, लेकिन उस मूवमेंट में एक बैलेंस होता है, ठीक है। जब दोनों फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स में बैलेंस आ जाता है, या आपकी सारे मसल्स का आप कह सकते हो, या आपके जो सारे मसल्स एक कंबाइंड मूवमेंट्स दे रहे हैं उनमें एक न्यूट्रल एक बैलेंस आ जाएगा, तो न्यूट्रल पोजीशन अचीव होती है, ठीक है। हिप की एक्सटेंशन का मतलब है हिप एक्सटेंडेड फॉर्म में, तो तब भी हिप क्या मतलब है, हिप की मूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये हमारे पास ये सारी चीज़ें क्या करिए, हमारे पास स्ट्रेस को लो बैक रीजन पे अवॉइड करिए, ठीक है, अवॉइड करिए कि हमारे पास स्ट्रेस जो है वो लो बैक रीजन पे ना पड़े, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेच क्या है, ठीक है, हमारे पास स्ट्रेच की इंटेंसिटी क्या है। ओके,
स्ट्रेच की इंटेंसिटी का मतलब यह है कि हमारे पास कितना लोड जो है हम किसी सॉफ्ट टिश्यूज़ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और उसको एलोंगेट करने के लिए, ठीक है। जाहिर सी बात है स्ट्रेच हम उसी टिश्यू को दे रहे थे जिसमें शॉर्टनिंग हुई भी थी, ठीक है, जो शॉर्टन पोजीशन में था उसको एलोंगेट करना है, उसको एलोंगेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक लोड प्लेस करेंगे सॉफ्ट टिश्यूज़ के ऊपर ताकि वो इसको ईजिली एलोंगेट करवाए, ठीक है। स्ट्रेचिंग शुड बी अप्लाइड एट अ लो इंटेंसिटी बाय मीन्स ऑफ लो लोड, ठीक है। स्ट्रेचिंग को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं लो इंटेंसिटी के साथ बाय मीन्स ऑफ लो लोड, ठीक है। इंटेंसिटी भी कम होनी चाहिए, लोड भी कम होना चाहिए। ये बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है, इजीली एक तो पेशेंट के लिए कंफर्टेबल भी है, ठीक है, मोर कंफर्टेबल दैन हाई इंटेंसिटी, ठीक है। लाइक हाई इंटेंसिटी से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है लो इंटेंसिटी, ठीक है। दूसरा ये हमारे पास मिनिमाइज़ कर देती है कोई वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री जो मसल्स की एक्स्ट्रा मूवमेंट्स थी ना, ठीक है, वो ना हो, ठीक है, जिसकी वजह से अगर वो मूवमेंट्स नहीं होंगी तो क्या होगा, या मसल गार्डनिंग नहीं होगी, ठीक है। अगर मसल गार्डनिंग नहीं होगी हमारे पास, मसल गार्डिंग नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा, पेशेंट जो है वो पेशेंट फुली रिलैक्स हो जाएगा। जब स्ट्रेचिंग के प्रोसीजर हम अप्लाई करें, स्ट्रेचिंग का थेराप्यूटिक इफेक्ट जब हम अप्लाई करें तो हमारे पास क्या है कि सिंपली हमारे पास वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल गार्डिंग जो है वो हमारे पास मिनिमाइज हो जाती है और पेशेंट में इजीली पेशेंट जो है फुली रिलैक्स कर जाता है, ठीक है। ओके, और ये हमारे पास कुछ सोर्सेज लिखी हुई हैं लाइक बॉडी वेट, फ्रेम सरफेसेस लाइक टेबल, वॉल, फ्लोर। ये हमने स्टेबलाइजेशन के लिए सोर्सेज हैं लाइक मैनुअल कॉन्टैक्ट्स आप कोई भी ले सकते हो, बॉडी का वेट ले सकते हो, अपनी बॉडी का वेट भी आप एज अ स्टेबलाइजेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हो। कोई भी फ्रेम सरफेस होगी जैसे टेबल, वॉल, फ्लोर वगैरह, इसको आप स्टेबलाइजेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक काफ़ी लोगों को मसल गार्डिंग का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का इशू होगा। तो मसल गार्डिंग बेसिकली ना नाम से ही पता चल रहा है गार्ड करना, मसल को प्रोटेक्ट करने का जो मैकेनिज़्म होगा ना, ठीक है, सिंपली वो हमारे पास मसल गार्डिंग का प्रोसेस होता है, हमारे पास मैकेनिज़्म होता है, ठीक है। इस मैकेनिज़्म में सिंपली आप ये कहते हो कि हमारे पास ना नर्वस सिस्टम में कुछ सिग्नल्स जाएंगे या स्पाइनल कॉर्ड में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में, ठीक है, और वहाँ से वो एक स्टिमुलस को या एक इफेक्टेड सिस्टम को नीचे भेजेंगे कि आप पेनफुल स्टिमुलस से अवॉइड करो, ठीक है, जो मसल्स एक दूसरे के साथ टच करें उनको दूर कर दो, ठीक है। लाइक अगर कोई एक दूसरे के साथ मसल्स के अटैचमेंट है या किसी पेनफुल स्टिमुलस अगर कोई हो रहा है या होने वाला है तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, मसल गार्डिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। ओके, फिर अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट में आते हैं, सही है। ओके, ये हमारे पास बुक की डायग्राम है, ठीक है, जिसमें उन्होंने एक तरफ दिखाई हुई है हमारे पास करेक्ट अलाइनमेंट, ठीक है, जो हमारे पास हम रेक्टस फेमोरस की स्ट्रेचिंग की बात करें, और दूसरी हमारे पास उन्होंने दिखाई हुई है क्या, इनकरेक्ट, ठीक है। अब करेक्ट में आप देखोगे ना तो हमारे पास क्या है, सिंपली अलाइन मूवी है, ट्रंक, लंबर स्पाइन, कोई आगे पेल्विक टिल्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे टिल्टिंग आएगी, ठीक है, यहाँ पे टिल्टिंग नहीं बल्कि हमारे पास क्या हो रही है, हिप पे भी फ्लेक्शन सी आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या हिप के एक्सटेंड रखना है और नी को फ्लेक्स में रखना है। तो हमारे पास रेक्टस फेमोरस की हम स्ट्रेचिंग करवाए थे, लेकिन इधर इन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास यहाँ पे करेक्ट नहीं है क्योंकि हमारे पास ये भी फ्लेक्स जा रहा है, हिप की भी फ्लेक्शन भी हो रही है और सारे हमारे पास टिल्टिंग भी हो रही है पेल्विस पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहला रहा है, ये हमारे पास इनकरेक्ट पोजीशन है, हमारे पास करेक्ट पोजीशन है, ठीक है, और साथ हमारे पास नी की फ्लेक्शन हो रही है। यहाँ पे हमारे पास सारे ट्रंक के जो क्या कहते हैं मसल्स हैं ना, उन्होंने न्यूट्रल पोजीशन में रखा हुआ है। दूसरी हमारे पास चीज़ आ रही है, दूसरी जो हमारे पास डायग्राम आ रही है वो हमारे पास आ रही है स्टेबलाइजेशन की, ठीक है। यहाँ से अगर आप हैंड को देखते हो ना पेशेंट यहाँ पे बंदे, ठीक है, ये इसने क्या किया है ना, मूवमेंट आप वो कहाँ करवा रहा है, हमारे पास मूवमेंट वो हमारे पास करवा रहा है, ठीक है। अब यहाँ इसने क्या किया है, प्रॉक्सिमल जो हमारे पास अटैचमेंट है ना फ्यूमर और पेल्विस की, ठीक है, प्रॉक्सिमल अटैचमेंट जो फ्यूमर और पेल्विस की है उसको क्वाड्रिसेप्स में हमने मतलब टच कराना है, स्टेबलाइज कराया एज द डिस्टल सेगमेंट इज मूव, या डिस्टल सेगमेंट जो हमारे पास मूव कर रहा है, प्रॉक्सिमल क्या हुआ है, या हमारे पास क्या हो रही है, स्टेबलाइज हो रही है। स्टेबलाइज क्या है, फ्यूमर और पेल्विस को उसने स्टेबलाइज किया और थेरेपिस्ट ने किया ना, ठीक है, ये थेरेपिस्ट ने किया क्योंकि हम क्या करें, मैनुअली की बात करें, ठीक है, मैनुअली थेरेपिस्ट खुद करा रहे, तो यहाँ से उसने प्रॉक्सिमली उसने क्या किया है, स्टेबलाइज किया हुआ है, डिस्टली क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास पिक्चर आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है, ये हमारे पास आ जाती है
सॉरी, ये तो हमारे पास अलाइनमेंट की आ गई है। हमारे पास जो ये पिक्चर आ रही है ये हमारे पास आ जाती है स्टेबलाइजेशन की, ठीक है। ये हमारे पास स्टेबलाइजेशन की डिजिटल में आ रही है, सेल्फ स्ट्रेचिंग में आ रही है, ठीक है। ये देखो नीचे उसने क्या रखा है, स्टूल टाइप चीज़ रख ली है, ठीक है, स्टूल टाइप चीज़ रख ली है और उस पर क्या किया, पाँव को स्टेबलाइज कर दिया। अब डिजिटल सेगमेंट हमारे पास क्या था, फुट था इसमें, ठीक है। फुट स्टेबलाइज हो गया तो क्या मूवमेंट कहाँ पे करा रहा है, वो नी पे उसकी मूवमेंट हो रही है। तो हमारे पास क्या हो गया, सिंपली हमने डिजिटल सेगमेंट को स्टेबलाइज किया और सेल्फ स्ट्रेचिंग कहाँ अप्लाई हो रही है हमारे पास। सेल्फ स्ट्रेच अगर हम क्वाड्रिसेप्स का देख रहे हैं, इसमें सिंपली उन्होंने क्वाड्रिसेप्स का दिखाया, ठीक है। टिबिया की आगे की तरफ लाइक डिजिटल सेगमेंट जो था वो हमारे पास आ रहा था, टिबिया वो स्टेबलाइज करा दिया उन्होंने, ठीक है। या फुट हमारे पास स्टेबलाइज हो गया और हमारे पास क्या हो, ये फ्यूमर मूव करिए, ठीक है। लंगिंग फॉरवर्ड का मतलब, इसका मतलब होता है लंगिंग फॉरवर्ड की तरफ, ठीक है। क्वाड्रिसेप्स का सेल्फ स्ट्रेच है, सही है। ये हमारे पास सब कुछ हो गया डिस्कस, सही है। ओके, लो इंटेंसिटी स्ट्रेचिंग वही जैसे हम बात कर रहे थे, वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर हम देते हैं, साथ साथ मतलब लो इंटेंसिटी है और ड्यूरेशन उसका लंबा है, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि हमारे पास क्या इम्प्रूवमेंट, देखो इंटेंसिटी कम है, ड्यूरेशन ज़्यादा है, ठीक है। इफेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं है तो हमारे पास इंजरी के चांसेस भी बहुत कम है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास ड्यूरेशन लंबा है, तो जाहिर सी बात है प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जब आप कोई प्रोसीजर दे रहे हो तो वो हमारे पास काफ़ी इफेक्टिव होता है, ठीक है। ओके, इम्प्रूवमेंट होगी हमारे पास ROM की, रेंज ऑफ मोशन की, ठीक है, विदाउट एक्सपोजिंग टिश्यूज़, ठीक है। टिश्यूज़ को एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ROM के थ्रू ही हमारे पास इंप्रूवमेंट हो रही है ROM की, ठीक है। लाइक सिंपली हमारे पास स्ट्रेचिंग के प्रोसीजर के थ्रू, ठीक है। और क्या करते हैं, पॉसिबली वीकन बाय इमोबिलाइजेशन टू एक्सेसिव लोड ऑफ पोटेंशियल इंजरी, जो हमारे पास बेसिकली वीक हुए हुए होते हैं इमोबिलाइजेशन की वजह से, क्योंकि हमारे पास उसमें excessive load or potential injury. Okay, possibly weakened by mobilization to excessive load and potential injury, ठीक है। अगर तो हम कहते हैं कि हमारे पास स्ट्रेचिंग का जो प्रोसीजर है ना, ठीक है, लाइक वही बात है कि हमारे पास टिश्यू अगर एक इमोबिलाइज हुआ है काफ़ी टाइम के लिए, तो उसमें अगर हम एकदम से एग्जेसिव लोड डालते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या करेगा, इंजरी के चांसेस को इंक्रीज कर देगा, पोटेंशियली इंजरी हो जाएगी, ठीक है। ओके, लो इंटेंसिटी स्ट्रेचिंग जो है वो हमारे पास क्या करती है, एलोंगेट करती है डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ को और कंपोनेंट ऑफ कोरोनिक कंट्रक्चर्स को, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ का मतलब यही होगा कि हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ जब डेंसिटी में डेंस हो गए हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्रॉनिक कॉन्ट्रैक्चर्स यही होंगे कि हमारे पास प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्चर्स, काफ़ी टाइम से कॉन्ट्रैक्चर्स जो हैं वो हमारे पास बने हुए हैं, ठीक है। उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है, क्योंकि एक तो इसमें टिश्यू डैमेज बहुत कम है, मोस्टली सॉफ्ट टिश्यूज़ का डैमेज बहुत कम हो जाता है, ठीक है। और दूसरा ये अवॉइड करता है पोस्ट एक्सरसाइज सोरनेस को, ठीक है। लाइक सोरनेस नहीं होती तो हमारे पास क्या होगा, सिंपली ये इफेक्टिवली हम ये करवा सकते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है सोरनेस नहीं है, फटीग सोरनेस वगैरह जो होती है, ठीक है। आप सिंपली अगर वो हो गई किसी भी एक्सरसाइज के बाद, तो पेशेंट अगले दिन या इफेक्टिवली उस पर एक तो मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है, अगले दिन। दूसरा एक तो पेशेंट कंफर्टेबल नहीं होगा, जब उसको अगले दिन पेन होगी तो वो कहेगा कि मैं तो मूवमेंट नहीं करवाऊंगा, ठीक है। तो पेशेंट क्या होगा कि पेशेंट भी सेटिस्फाई नहीं होता, तो हमने हर चीज़ को मैनेज करके चलना होता है। दूसरा, और हमने ऐसी कोई काम नहीं करना होता जो पेशेंट को पेनफुल सिचुएशन में डाले, ठीक है। सो हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू या क्रॉनिक कॉन्ट्रैक्चर का हमारे लेक्चर स्टार्ट में जो ऐसे हमने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ था, तो मैं यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, ठीक है। सिर्फ हम बता रहे थे कि कॉन्ट्रैक्चर्स बने हुए हैं, तो हमारे पास वो भी क्रॉनिकली हैं, तो उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमारे पास जो ड्यूरेशन है स्ट्रेच का, ठीक है, स्ट्रेच का ड्यूरेशन जो है वो हमारे पास बहुत सेफ है, इफेक्टिव, प्रैक्टिकल और एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट क्या है, होने चाहिए ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेच के लिए, ठीक है। एक ऐसा ड्यूरेशन होना चाहिए, या एक तो वो सेफ हो, ठीक है, दूसरा वो इफेक्टिव होना चाहिए, तीसरा वो प्रैक्टिकल होना चाहिए और चौथा वो एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें जब एक सिचुएशन के साथ एक ही ड्यूरेशन में सेट हो जाएंगी, वो हमारे पास इफेक्टिव ड्यूरेशन होता है किसी भी स्ट्रेच का, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेच सिंपली हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम होता है, कितने टाइम के लिए हम स्ट्रेच फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारे पास, जैसे मैं अपने फिंगर की एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। अब ये मेरी फिंगर है और मैं इस पर स्ट्रेच अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। लाइक यहाँ पे अगर इस तरह से नज़र नहीं आ रहा तो इस तरह से दिखाती हूँ। मैं अगर इस पर स्ट्रेच अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, और मैं इसको लाइक लो इंटेंसिटी मैंने लो रखी हुई है और टाइम मैंने ड्यूरेशन ज़्यादा दे दिया है, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया है कि हमने इसको टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा देते हैं, इंटेंसिटी लो है, तो हमारे पास वही बात होगी कि हमारे पास इंप्रूवमेंट आ जाएगी आरओएम में। आरओएम में इंप्रूवमेंट आएगी तो हमारे पास क्या होगा, सिंपली सारी चीज़ें, मोबिलाइजेशन में इंप्रूवमेंट, इंजरी प्रिवेंट होगी, इंजरी इंप्रूव करेगी, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ये सारा कुछ क्या होगा, ठीक है। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या है, कितने टाइम के लिए मैं ये दे रही हूँ, ठीक है। ये सारा हमारे पास क्या कहला रहा है, ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेच, कितने टाइम के लिए मैं स्ट्रेच फोर्स, यही जो मैं स्ट्रेच अप्लाई कर रही हूँ इसी को स्ट्रेच फोर्स कहा है, ये कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैं दे रही हूँ, ठीक है, ताकि हम शॉर्टेंड जो टिश्यूज़ हैं उनको लेंथनिंग पोजीशन में लेके आ सकें, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास आ रही है, वो है हमारे पास हाउ लॉन्ग सिंगल साइकिल ऑफ स्ट्रेच इज अप्लाई, ठीक है। कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए, कितना टाइम के लिए हमने किसी स्ट्रेच को या किसी सिंगल साइकिल ऑफ स्ट्रेच को अप्लाई करना है, ठीक है। और रिपीटिशन साइकिल्स कंबाइन करते हैं और हमारे पास पूरे ड्यूरेशन, ठीक है। एक तो उन्होंने कहा है कि कितना सिंगल साइकिल का स्ट्रेच है वो हम अप्लाई कर रहे हैं, वो भी ड्यूरेशन है। अगर रिपीटेटिव साइकिल्स हैं और उस साइकिल्स को सारे के ड्यूरेशन को कंबाइन कर लेते हैं, लाइक कितने साइकिल्स हो गए हैं, कितने नंबर ऑफ साइकिल्स, सारे रिपीटिशंस वगैरह, उनको हम सारे को कंबाइन करके एक ड्यूरेशन बनाते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, होल ड्यूरेशन है, ठीक है। डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ सिंगल स्ट्रेच साइकिल्स, इंक्रीज नंबर ऑफ रिपीटिशन अप्लाई ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग, ठीक है। जितना जितना ड्यूरेशन आप कम करते जाते हो, रिपीटिशन आप इंक्रीज करते जाते हो, वही स्ट्रेच साइकिल्स की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने कहा है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बताया है, स्टडी इन कैप्रियानी एट एल, ठीक है। उन्होंने किया स्टडी की, उन्होंने कहा कि अगर हम 2 रिपीटिशंस दे रहे हैं 30 सेकंड्स के लिए, और अगर वही इसी तरह से 6 रिपीटिशंस दे रहे हैं 10 सेकंड्स के लिए ऑफ हैमस्ट्रिंग, तो उसके इफेक्ट्स क्या हैं, सेम इफेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर हम हैमस्ट्रिंग पे 2 रिपीटिशंस दे रहे हैं 30 सेकंड्स के लिए, 30 सेकंड्स के लिए हमने रिपीटिशंस के साइकिल्स कितने दिए, 2, ठीक है। और अगर हम वही साइकिल्स 6 दे रहे हैं लेकिन 10 सेकंड्स के हिसाब से, तो हमारे पास क्या होगा कि इनके इफेक्ट दोनों के सेम है, हैमस्ट्रिंग में इफेक्ट्स, हैमस्ट्रिंग हैव सेम इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने कहा कि रॉबर्ट एंड विल्सन ने फाउंड किया कि हमारे पास कोर्स अगर 5 वीक ऑफ पीरियड में हम कहते हैं कि हम इतने स्ट्रेच दे रहे हैं, ठीक है। लाइक 3 हमने सेट्स दिए हैं, ठीक है, 15 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। 3 साइकिल्स कह लो, रिपीटिशंस कह लो, 15 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। स्ट्रेच ऑफ हैमस्ट्रिंग ईच डे, हर रोज़, ठीक है। हर रोज़ हमने क्या किया कि इतना स्ट्रेच दिया। ये हमारे पास हाईली इफेक्टिव है अगर हम 9 रिपीटिशंस दे रहे हैं 5 सेकेंड्स की, ठीक है। लाइक उन्होंने कहा क्या, अब इस बात से ना हमें सबसे पहली चीज़ क्या समझ आ रही है, एक तो ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास रिपीटिशंस कम है, यही क्या हमारे पास हेल्पफुल है कि हाईली इफेक्टिव है। देन अगर हम 9 दे रहे हैं रिपीटिशंस और 5 सेकेंड्स के लिए हर ड्यूरेशन कम है, ठीक है, तो ये हमारे पास उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी हमारे पास ये इफेक्टिव है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इनकी जो अमाउंट है वो सेम ही है, ठीक है। लाइक हमारे पास जो सिंपली अमाउंट है, अगर इस सारे को कंबाइन करके जो अमाउंट निकालें वो सेम है, लेकिन उसके बावजूद जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सेट्स कम दिए जा रहे हैं, वो हमारे पास ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसका ड्यूरेशन क्या है, हम साथ लिख लेते हैं, शॉर्ट है, ठीक है। ओके, क्लासिफिकेशन हो गई हमारे पास। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ड्यूरेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन, और यही क्लासिफिकेशन हम सिंपली स्ट्रेचिंग के भी डिस्कस करें, ठीक है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन स्ट्रेच और शॉर्ट ड्यूरेशन स्ट्रेच, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन में हमारे पास स्टैटिक, स्टिंग्ड, मेंटेन, प्रोलॉन्ग के नाम से आ जाते हैं, और शॉर्ट में साइक्लिक, इंटरमिटेंट और हमारे पास बैलिस्टिक आ जाती हैं। सही है, ये नाम है, वैसे तो इसमें ये सारी जो है ये स्टैटिक के ही नाम है, ठीक है। और साइक्लिक और इंटरमिटेंट भी एक ही है, बैलिस्टिक और साइक्लिक में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग, सबसे पहले हम आ जाते हैं, हमारे पास क्या आ रही है, स्ट्रेचिंग की पहली टाइप है जिसको हमने क्या कह दिया है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग, ठीक है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग
कॉमनली यूज़ होती है हमारे पास, ठीक है। कॉमनली यूज़ है, इसकी रेंज क्या है 5 सेकंड से 5 मिनट पर रिपीटेशन के हिसाब से हम दे रहे होते हैं, ठीक है। ये इसकी रेंज है, सही है। सॉफ्ट टिश्यूज़ एलोंगेट करते हैं जस्ट पास द पॉइंट ऑफ टिश्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यूज़ एलोंगेट करेंगे, हल्का सा उस पॉइंट को पास कर जाएंगे जिस पॉइंट तक हमारे पास नॉर्मल मूवमेंट थी, नॉर्मल ROM थी, उस पॉइंट से हल्का सा पास कर जाते हैं, हल्का सा आगे जाके हम क्या करते हैं, इसको सस्टेन मूवमेंट दे रहे होते हैं, ठीक है। इसको लेंथन पोजीशन में होल्ड कर रहे होते हैं, सस्टेन स्ट्रेच, ताकि, और टाइम पीरियड क्या है, लॉन्ग है, लॉन्ग टाइम पीरियड, ठीक है। और हमारे पास ड्यूरेशन जो है वो डिपेंड करता है पेशेंट की टॉलरेंस पे भी, ठीक है, टॉलरेंस पे भी डिपेंड करेगा। ओके, फिर उन्होंने कहा है हमारे पास मैनुअली और सेल्फ स्ट्रेचिंग में तो आप यही रेंज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैकेनिकली में रेंज हमारे पास डिफर करती है और मोस्टली कभी कभी ऐसा होता है कि आवर्स, डेज और वीक्स तक भी जाती है, ठीक है। रेंज जो है हमारे पास आवर्स, डेज और वीक तक भी वेरी कर रही होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, मैं कहती हूँ मैंने, अगर मेरी नॉर्मल नहीं है रेंज, इस फिंगर की मेरी रेंज नॉर्मल नहीं है, ठीक है, लाइक मेरे पास नॉर्मल इसकी एक्सटेंशन की रेंज लाइक इसकी इतनी रहेगी है, रेंज ROM इसकी इतनी है, ठीक है। अब ये इससे ज़्यादा और पीछे की तरफ नहीं जा रही है, ठीक है। नॉर्मल अगर मैं एज एग्जांपल ले रही हूँ, मेरी तो नॉर्मल है ना, लेकिन अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ तो मेरे पास क्या हो गया, अब इसकी ये सही से नॉर्मल नहीं है। अब मैं इसको क्या करूँगी, मैं हल्का सा, ये रेंज है ना, पहले तो मैंने उस यहाँ तक इसकी रेंज नॉर्मल जितनी उसकी है उधर तक परफॉर्म कराई, ठीक है। फिर मैंने हल्का सा स्ट्रेच दिया और इसको हल्का सा बियॉन्ड द पॉइंट लेके जाएंगे ना जब हम, थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, एकदम से ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेके जाएंगे और इसको काफ़ी टाइम के लिए 5 सेकंड से आप 5 मिनट और डेज, वीक्स तक भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन मैनुअली आप 5 सेकंड से 5 मिनट तक ही देते हो पर रिपीटेशन के हिसाब से, ठीक है। मैंने अगर इसको होल्ड करके रख लिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करके रख लिया है, ठीक है। तो अब जब मैंने इसको छोड़ा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ कि एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैंने इसको सस्टेन स्ट्रेच फोर्स दी रखी है, ठीक है। नेक्स्ट फिर मैंने इसकी एक रिपीटेशन दी, फिर मैंने इसको दिया, ठीक है, फिर मैंने इसको छोड़ दिया, फिर दिया, फिर छोड़ दिया, ठीक है। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन एग्जाम्पल्स देने से ये होता है कि चीज़ एक तो दिमाग में रह जाती है और दूसरा ये कि आपको ईजिली समझ भी आ जाती है, ठीक है। सो मैं कोशिश करूँगी कि रिव्यू सीरीज़ भी जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है। ड्यूरेशन हमारे पास हो गया, स्टैटिक स्ट्रेचिंग जिसमें हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, स्टैटिक स्ट्रेचिंग जो थी अभी हम डिस्कस करते हैं, ये इफेक्टिव फॉर्म है टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक तो बहुत इफेक्टिव फॉर्म है, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करती है, सेफ़र होती है, हम सेफली यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। और इसमें बैलिस्टिक से हाफ टेंशन होती है, लाइक बैलिस्टिक में टेंशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है मसल्स में, सॉफ्ट टिश्यूज़ में, लेकिन इसमें इतनी टेंशन प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। नॉन कंट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यूज़ नोन टू यील्ड मोर रेडिली टू डिक्रीज और लो इंटेंसिटी कॉन्टीन्यूसली अप्लाइड स्ट्रेच फोर्स, ठीक है। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं ना, जल्दी से हीलिंग प्रोसेस की तरफ जाते हैं, ठीक है, जल्दी से अपनी नॉर्मल पोजीशन में जाना शुरू होते हैं जब हम लो इंटेंसिटी कॉन्टीन्यूसली स्ट्रेच फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मोस्टली जब जैसे स्टैटिक स्ट्रेचिंग में हम दे रहे हैं, ठीक है, लो इंटेंसिटी की है, और दूसरी हमारे पास क्या हो रही है, कॉन्टीन्यूसली हम अप्लाई कर रहे हैं, काफ़ी ड्यूरेशन के लिए आप दे सकते हो। ये हमारे पास क्या करती है, हेल्पफुल है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए, ठीक है। अब हम नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यूज़ और इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लास्ट वीडियोस में हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। GTO ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू मसल एलोंगेशन, ठीक है। GTO जो है गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो है हमारे पास कंट्रीब्यूट करता है मसल की एलोंगेशन में। हमें जैसे नॉर्मली भी पता है कि हमारे पास क्या करता है, ओवर राइडिंग करता है किसी भी इफेक्टिव इम्पल्सिस को। जैसे हमारे पास प्राइमरी एफरेंट्स आ रही थी मसल स्पिंडल से, हमने सारा कुछ मसल स्पिंडल GTO वाले इस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। प्राइमरी एफरेंट्स आई थी मसल स्पिंडल्स में, कंट्रीब्यूट करी है क्या, सिंपली मसल की रिलैक्सेशन में कंट्रीब्यूट करी है, इनहिबिट कर देती है टेंशन को जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स में प्रोड्यूस हो रही है जब हम स्ट्रेच को अप्लाई करें, ठीक है। ये उसको क्या करिए कि जैसे मसल एलोंगेट कर रहा है, हमारे पास ओवर राइडिंग के प्रिंसिपल को कंटिन्यू करके हमारे पास एक तो मसल की एलोंगेशन का रिलैक्सेशन करती है, दूसरा टेंशन को इनहिबिट कर देगी और कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स ऑफ मसल्स बीइंग स्ट्रेच, जिसमें हमारे पास मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है वो स्ट्रेच हो रहे थे। इफ़ अप्लाइड एट अ लो इंटेंसिटी, लाइक आप सिंपली कहते हो कि हमारे पास अगर हम इसको लो इंटेंसिटी के हिसाब से अप्लाई करते हैं
तो ये क्या करती है, जनरेट करती है लेस टिश्यू ट्रॉमा और लेस पोस्ट एक्सरसाइज में सॉरनेस। यही मैं बात करी थी कि हमारे पास जितनी हम इंटेंसिटी कम देते हैं ना, हमारे पास इंजरी के चांसेस, सॉरनेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। किसी भी ट्रॉमा के या किसी भी इंजरी के चांसेस, जाहिर सी बात है लोड ज़्यादा नहीं है, इंटेंसिटी हम सिंपली लोड को ही कह रहे होते हैं, ठीक है। अगर लोड ही ज़्यादा नहीं है तो ट्रॉमा के चांसेस या इंजरी के चांसेस क्यों इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो हम इसी चीज़ को इससे रिलेट करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं स्टैटिक प्रोग्रेसिव स्ट्रेचिंग में। स्टैटिक स्ट्रेच इज अप्लाइड फॉर मैक्सिमम इफेक्टिवनेस, ठीक है। मैक्सिमम इफेक्टिवनेस के लिए हम स्टैटिक स्ट्रेच को अप्लाई कर रहे थे। शॉर्ट एंड सॉफ्ट टिश्यूज हेल्ड इन लेंथन पोजीशन अंटिल अ डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन इज फेल्ट बाय थेरेपिस्ट और पेशेंट, देन इंक्रीज फर्दर हेल्ड इन न्यू एंड रेंज पोजीशन, ठीक है। मैं आप क्या बता रही थी आपको से प्रोग्रेसिव स्ट्रेचिंग का प्रोसेस। स्टैटिक प्रोग्रेसिव स्ट्रेचिंग, ठीक है, जो हमारे पास सेकेंड टाइप है, हम जिसको अभी डिस्कस करें, सही है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल ऐसे बताती हूँ, लास्ट वाले में हमने क्या किया था, हमने कहा मेरी फिंगर की एग्जांपल हमने ली थी, हमने इसको कहा कि मेरी फिंगर पे अगर मैं स्ट्रेच, मेरी एंड रेंज इतनी है, मैं इस पे यहाँ पे 4 स्ट्रेच अप्लाई करके थोड़ी सी इसकी रेंज को इंक्रीज़ कराऊंगी तो हमारे पास ये स्टैटिक स्ट्रेचिंग हम अप्लाई करते हैं। लेकिन अब हमने इसमें क्या करना है, सिंपली मूवमेंट वैसे ही है। यहाँ तक स्ट्रेच मैंने थोड़ा सा अप्लाई किया, ठीक है, थोड़ी देर अप्लाई करने के बाद क्या किया, छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद छोड़ने के बाद ना मैंने फर्दर थोड़ी सी एंड रेंज पोजीशन को इंक्रीज़ कराना है, ठीक है। एक तो टाइम ड्यूरेशन को भी इंक्रीज़ कराऊंगी, साथ साथ थोड़ा सा एंड रेंज पोजीशन को भी इंक्रीज़ कराऊंगी, जिसके बाद पता है क्या होगा, हमारे पास प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ आएगा। प्रोग्रेसिव का मतलब यही है, इसमें प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ आएगा हमारे पास, ठीक है। प्रोग्रेसिवली लेंथन पोजीशन में जब इंक्रीज़ आएगा तो हमारे पास क्या होगा, यह हमने साथ लिख लेते हैं प्रोग्रेसिवली, ठीक है। प्रोग्रेसिवली लेंथन पोजीशन हमारे पास इंक्रीज होगी तो हमारे पास क्या होगा, स्टैटिक प्रोग्रेसिव स्ट्रेचिंग हम अप्लाई करके लेंथन पोजीशन में इंक्रीज ला रहे हैं, सही है। ओके, ये अप्रोच होती है हमारे पास कॉन्टिन्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिम्ब के लिए अप्लाई हो रही होती है, ठीक है। इन्वॉल्व करती है कॉन्टिन्यूस डिस्प्लेसमेंट लिम्ब की, ठीक है, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच फोर्स को वेरी करें। पहले मैं थोड़ी स्ट्रेच फोर्स दे रही थी, ठीक है, फिर मैंने थोड़ी सी ज़्यादा दी तो और पीछे चला गया, फिर नेक्स्ट रिपीटिशन में मैंने थोड़ी और ज़्यादा दी तो और पीछे चला गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहला रहा है, देखो फिर से एक बार बताती हूँ। पहले रेंज में मैंने इतनी दी, दूसरे में मैंने थोड़ी और ज़्यादा दी, तीसरे में मैंने और ज़्यादा दी, ड्यूरेशन भी और स्ट्रेच फोर्स भी, दोनों चीज़ों को इंक्रीज़ कराया मैंने। मोस्टली ये कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रेस रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी जो सॉफ्ट टिश्यूज़ की हम कहे थे उससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। दिस एग्जामिन इफेक्टिवनेस ऑफ डायनामिक ऑर्थोसिस विच अलाउ पेशेंट टू कंट्रोल द डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऑर्थोसिस जो होते हैं ना हमारे पास सिंपली जब हमारे पास कोई जॉइंट इंजरी या कोई इंजरी वगैरह हो जाती है ना तो हम ऑर्थोसिस देते हैं पेशेंट को कि वो ना अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए ना ऑर्थोसिस लाइक एक्स्ट्रा, इसको मैं पिक्चर से भी दिखा के आपको डिस्कस करवा दूंगी। लेकिन आप ये कह सकते हो ना जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, ऑर्थोसिस भी उससे थोड़े से रिलेट कर रहे थे, लेकिन ऑर्थोसिस जो होते हैं ना वो हम खुद बनाते हैं, मैकेनिकली एडजस्टेबल भी होते हैं, खुद बनते हैं, स्टिच अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ वो काम कर रहे होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आप ऐसे नहीं करते ना, वो तो सिर्फ लगा रहता है। ये भी कुछ लाइक वो तो सिर्फ, और वो होता भी क्या है कि कपड़े की तरह की चीज़ होती है, लेकिन ऑर्थोसिस जो होती है वो ऐसी नहीं होती, ठीक है। ऑर्थोसिस का मैं पिक्चर से भी इजीली आपको बता दूंगी तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी। ऐसी आप ये कह सकते हो कि हमारे पास डायनामिकली जब मूवमेंट हम करवा रहे हैं ना किसी भी जॉइंट की, तो आप सिंपली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पेशेंट खुद कंट्रोल करेगा कितनी हमने डिग्री ऑफ मूवमेंट देनी है, कितनी उस लिम्ब को डिग्री ऑफ मूवमेंट चाहिए, ठीक है, कितनी एक पेशेंट टॉलरेट कर सकता है, ये वो खुद सब कुछ कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। मैनुअल और सेल्फ स्ट्रेच भी आप अप्लाई कर सकते हो स्टैटिक प्रोग्रेसिव स्ट्रेचिंग में। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास तीसरी टाइप आ जाती है स्ट्रेचिंग की, जिसको हम साइक्लिक और इंटरमिटेंट स्ट्रेचिंग भी कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन स्ट्रेच फोर्स ग्रेजुअली अप्लाइड रिलीज देन रीअप्लाइड रिपीटेडली, ठीक है। हम कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन की स्ट्रेच फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, रिपीटेडली अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुअली अप्लाई कर रहे हैं एक तो, ठीक है। और दूसरा हम उसको पहले हम क्या करते हैं ना, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई स्ट्रेच फोर्स अप्लाई की, फिर रिलीज कराया, फिर अप्लाई कराया, उसको रिपीटेशंस बार बार रिपीटेशंस दी, ठीक है। ओके, अगर मैं
इसकी और स्टैटिक में ये डिफरेंस है कि स्टैटिक में एक तो हम ड्यूरेशन को जो है वो ज़्यादा रख रहे थे, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या था कि उसमें रिपीटिशंस तो और थी, लेकिन वो एंड रेंज की पोजीशन को थोड़ा सा क्रॉस करते, लाइक हम हर बारी जो थी वो एंड रेंज की पोजीशन चेंज करते। इसमें ऐसा नहीं होता, हम ग्रेजुअली अप्लाई करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई करें, ठीक है। और दूसरा हम क्या करते हैं कि हम उसकी रिपीटिशंस कराते हैं, लेकिन इसका ड्यूरेशन क्या है, कम है, सही है। मल्टीपल रिपीटिशंस होते हैं, एक ही सेशंस में हम काफ़ी ज़्यादा रिपीटिशंस दे देते हैं, ठीक है। लाइक बहुत ज़्यादा रिपीटिशंस होती है ना, हम सिंपली एक ही साइकिल में दे देते हैं। ओके, विद साइक्लिक स्ट्रेचिंग द एंड रेंज स्ट्रेच फोर्स इज अप्लाइड एट लो वेलोसिटी एट लो इंटेंसिटी, ठीक है। वेलोसिटी भी कम है और हमारे पास दूसरी क्या चीज़ है, इंटेंसिटी भी कम है। दोनों चीज़ें जब कम है हमारे पास, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, साइक्लिक स्ट्रेचिंग, ठीक है। एंड रेंज साइक्लिक स्ट्रेचिंग इज़ मोर इफेक्टिव, ज़्यादा इफेक्टिव है स्टैटिक स्ट्रेच से अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है वो इसलिए कि साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। आप दे रहे हो, तार छोड़ रहे हो, दे रहे हो। प्रोग्रेसिव में भी कुछ ऐसा था, लेकिन उसमें रिपीटिशंस आप इतनी ज़्यादा नहीं देते, वहाँ पे हमने रिपीटिशंस की बात नहीं की थी, ठीक है। जाहिर सी बात है। अच्छा, एक चीज़ हमारे पास ऊपर नीचे हुई है, वो ये कि हम कह रहे थे कि हमने ना स्टैटिक स्ट्रेचिंग में हम ये कह रहे थे कि हमने ना उसकी प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ तो करा रहे थे, लेकिन हम वहाँ पे रिपीटिशंस नहीं दे रहे थे, ठीक है। हम रिपीटिशंस नहीं दे रहे, साइकिल्स नहीं बन रहे उसमें, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हम साइक्लिक दे रहे हैं, ठीक है। उसमें हम न्यू एंड रेंज तो अचीव करते, लेकिन देखो जैसे मैंने ये कहा, एक बार मूवमेंट दी मैंने, ठीक है। अब ये इतनी तो एंड रेंज उसकी थी, इसे स्ट्रेच अप्लाई किया था नॉर्मल, ठीक है। अब उसकी थोड़ी सी एंड रेंज को पोजीशन को इंक्रीज़ कराया और ड्यूरेशन को भी इंक्रीज़ कराया, तो ये हमारे पास स्टैटिक प्रोग्रेसिव स्ट्रेचिंग थी। साइक्लिक में हम रिपीटिशंस को भी इंक्रीज़ करा रहे हैं, स्लो वेलोसिटी या और लो इंटेंसिटी का, ठीक है। ओके, नॉन इम्पेयर्ड एडल्ट्स, लाइक जिनमें कोई इम्पेयरमेंट नहीं है, सही है, 60 सेकेंड्स का साइक्लिक स्ट्रेच दे रहे हैं काफ मसल्स पे, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, टिश्यू जो है वो हील हो जाए और स्लाइटली लोअर लोड्स हैं, ठीक है। लाइक थोड़ी बहुत लो लोड पे ना हील कर जाए। हीट प्रोडक्शन जो है साइक्लिक स्ट्रेच में, वो भी हमारे पास क्या होती है, हेल्पफुल होती है सॉफ्ट टिश्यूज़ के स्ट्रेच में, ठीक है। ओके, नॉन इम्पेयर्ड एडल्ट्स की बात करते हैं हमने कहा 60 सेकेंड्स की साइक्लिक स्ट्रेच हम दे रहे हैं काफ मसल्स पे, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रेच अगर 60 सेकेंड्स का दे रहे हैं और स्लाइटली लोअर लोड, जैसे हमने कहा है, से 1 साइकिल 60 सेकेंड्स का, 2 साइकिल 30 सेकेंड का, 3 साइकिल 15 सेकेंड्स का स्टैटिक स्ट्रेच का अगर हम दे रहे हैं, वो इतनी इफेक्टिव नहीं है बल्कि इससे ज़्यादा जल्दी 60 सेकेंड्स का साइक्लिक जो स्ट्रेच होगा उसमें हमारे पास यील्ड जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। यील्ड जो है टिश्यू की इम्प्रूवमेंट, यील्ड को हम इम्प्रूवमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं रिकवरी भी कह सकते हैं, ठीक है। रिकवरी जो है वो टिश्यू की लोअर लोड से ज़्यादा अच्छी हो रही है, सी है 60 सेकेंड्स में साइक्लिक स्ट्रेच के थ्रू, स्टैटिक नहीं, साइक्लिक स्ट्रेच में इफेक्टिव है, सही है। दूसरा जो हीट प्रोडक्शन होती है ना साइक्लिक स्ट्रेच में, वो भी हमारे पास इम्प्रूवमेंट करती है हमारे पास टिश्यू की, ठीक है। ये टिश्यू जल्दी से रिकवरी फेज़ में आता है, ठीक है। और ये हमारे पास मोर कंफर्टेबल भी है साइक्लिक स्ट्रेचिंग। ये हमारे पास हो गया साइक्लिक स्ट्रेचिंग की सारा कुछ, ठीक है। ओके, ये हमारे पास है ऑर्थोसिस की डायग्राम, ठीक है। ऑर्थोसिस कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है, इस तरह के भी होते हैं, ठीक है। लाइक ये सारे जो होते हैं ना, ये हमारे पास सिंपली स्टेबलाइजेशन के साथ साथ मूवमेंट डायनामिकली आप इसकी स्ट्रेचिंग भी दे रहे हो, तो ठीक है। ये हमारे पास सारी ऑर्थोसिस की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास सारी क्या आ गई हैं, ऑर्थोसिस की एग्जाम्पल्स हैं। ओके, फिर हम आ जाते हैं, हमारे पास आ जाती है स्पीड ऑफ स्ट्रेच, ठीक है। स्ट्रेच की स्पीड क्या होनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्लोली अप्लाइड स्ट्रेच हमारे पास सिंपली ये है कि हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है हम अगर स्ट्रेच को स्लो अप्लाई करते हैं, ठीक है। ऑप्टिमम मसल रिलैक्सेशन हमें मिलती है, इंजरी के चांसेस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। जो स्ट्रेच फोर्स है वो हमारे पास अप्लाई और रिलीज ग्रेजुअली होगी तो हमारे पास हेल्पफुल होगी। स्लोली अप्लाइड स्ट्रेच होती है वो हमारे पास लेस लाइकली होती है कि हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस को कनेक्टिव टिश्यू में इंक्रीज़ कराए, ठीक है। इसमें नहीं होता, बहुत रेयर केसेस में अगर होता है तो स्लोली स्ट्रेच की वजह से हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस इंक्रीज़ होगा, ठीक है।
या एक्टिवेट कराएगा, या बहुत काम होता है कि या एक्टिवेट करा दे स्ट्रेच रिफ्लेक्स को, जिसकी वजह से हमारे पास कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर्स जो है मसल्स के उसमें टेंशन प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, ये बहुत रेयर केसेस में हो रहा होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें टेंशन और टेंसाइल स्ट्रेच को इंक्रीज़ कराता है। ठीक है, टाइप 1A फाइबर्स जो मसल स्पिंडल में होते हैं वो हमारे पास, जैसे हमें पता है कि टाइप 1A फाइबर्स क्या थे, वो सेंसिटिव थे वेलोसिटी और मसल की लेंथ के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा कि सिंपली ये इम्पॉर्टेंट, ये हम स्लोली अप्लाइड स्ट्रेच है, वेलोसिटी अगर हम कहते हैं हम कम दे रहे हैं तो हमारे पास थेरेपिस्ट या पेशेंट के लिए ईजियर होगा उसको कंट्रोल करना। ठीक है, कंट्रोल करना भी ईजी है और दूसरा हमारे पास सेफ मेथड भी है। ठीक है, तीसरा हमारे पास इफेक्ट करता है विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टीज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ की। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़ की विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आ रही है वो हमारे पास आ रही है बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग। ठीक है, यह हमारे पास अब हम डिस्कस कर रहे हैं डिटर्मिनेंट स्पीड ऑफ स्ट्रेच के अंदर, तो हमारे पास अब क्या आ गया उसमें फोर्थ टाइप हम डिस्कस करें जिसको हमने क्या कह दिया, बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग। ठीक है, रैपिड फोर्सफुल इंटरमीडिएट स्ट्रेच है। ठीक है, एक तो बहुत रैपिडली हम दे रहे होते हैं। ठीक है, फोर्सफुल स्ट्रेच है, एकदम से जैसे जर्की स्ट्रेच नहीं होता, आप जर्क की तरह का दे रहे हो, तो इसी तरह से बैलिस्टिक भी होता है, इसी तरह से आप रिलेट कर। ओके, फिर हम यही बात कर रहे थे, हमारे पास रैपिड और इंक्रीज़, अगर स्पीड इंक्रीज़ है तो हमारे पास इंटेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, सो हमारे पास इंटेंसिटी इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज, रैपिड है, फोर्सफुल मूवमेंट, तो जाहिर सी बात है खुद देखो, अगर खुद गौर से देखते हैं हम तो हमारे पास रैपिड मूवमेंट भी है, फोर्सफुल भी है और इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके साथ साथ स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारे पास एक बहुत ब्लास्ट की तरह की मूवमेंट होगी, तो इसलिए इसका नाम बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग रखा गया है। ठीक है, यूज़ ऑफ क्विक बाउंसिंग मूवमेंट्स। ठीक है, क्विक फॉरन सडन मूवमेंट। ठीक है, और बाउंसिंग मूवमेंट है हमारे पास, जो हमारे पास क्रिएट करते हैं मोमेंटम टू कैरी द बॉडी सेगमेंट्स थ्रू द ROM टू स्ट्रेच शॉर्टेंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ओके, मोमेंटम कैरी करती है, जो कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसमें मोमेंटम तो है। ठीक है, अगर उसमें मोमेंटम है तो वो क्या करिए कि अब क्रिएट उसने किया एक मोमेंटम। ठीक है, बॉडी सेगमेंट के अलावा, और क्या हुआ है कि ROM को स्ट्रेच कराया है शॉर्ट एंड स्ट्रक्चर्स के। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इसकी वजह से क्या होता है, ट्रॉमा के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, हमारे पास मसल सोरनेस के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। यूज़ टू इंक्रीज ROM सेफली इन लाइक, जो हेल्दी और यंग पीपल होते हैं उनमें सेफली हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पैथोलॉजिकल केसेस में हम रिकमेंड नहीं करते हैं। ठीक है, लाइक पैथोलॉजिकल केसेस में ना हमें इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, सब कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे हमारे पास टिश्यू वीकेंड बाय मोबिलाइजेशन डिसयूज, टिश्यू जो वीक हुए हैं मोबिलाइजेशन या डिसयूज की वजह से यूज़ नहीं हुए काफ़ी टाइम के लिए। ठीक है, वो इजीली इंजर्ड हो जाते हैं, स्पेशली जब मस्कुलर स्केलेटन लाइक बहुत इजीली इंजर्ड हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हम क्रॉनिक कॉन्ट्रैक्चर्स में लाइक जब क्रॉनिक हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्चर्स, ठीक है, उनमें हम फाउंड करते हैं ना, तो वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो हम क्रॉनिक कॉन्ट्रैक्चर्स में फाउंड करते हैं वो क्या करते हैं, वो इजीली इससे ठीक नहीं हो रहे होते। ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ड्यूरेशन अगर शॉर्ट है, ठीक है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, ड्यूरेशन शॉर्ट है, तो ये हमारे पास फिर भी कुछ हद तक हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, कुछ हद तक हम कहते हैं ना कि हमारे पास कंट्रोल कर सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन हम देखो क्विक भी दे रहे हैं, फोर्सफुल मूवमेंट है, लेकिन ड्यूरेशन इसका क्या है, शॉर्ट है। ठीक है, इंटेंसिटी बहुत हाई है, ड्यूरेशन शॉर्ट है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि ना ये सेफ़ तो नहीं हो सकता। ठीक है, सेफ़ इसलिए नहीं है क्योंकि मसल सोरनेस और मसल ट्रॉमा के चांसेस भी ज़्यादा हो रहे थे। ठीक है, सेफ़ नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये ब्रिटल टियर मोर रैपिडली बोन्स को नुकसान दे सकता है, कॉन्ट्रैक्चर्स को हो सकता है, जॉइंट डिसलोकेशन हो सकती है, कुछ भी लाइक किसी भी तरह की इंजरीज की चांसेस बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग की वजह से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है हाई वेलोसिटी स्ट्रेचिंग इन कंडीशनिंग प्रोग्राम्स एंड एडवांस फेज रिहेबिलिटेशन। ठीक है, लाइक जो हमारे पास फेज़ एडवांस हो जाता है ना, एडवांस फेज़ की रिहैब हम करा रहे थे, लाइक वो फेज़ जो लास्ट फाइनल फेज़ नहीं होता उसमें। ठीक है,
हम वेलोसिटी स्ट्रेच की इंक्रीज़ करा देते हैं, जो हमारे पास बहुत ज़रूरी भी होती है, लेकिन हम केयरफुली दे रहे होते हैं, ठीक है। हमने पेशेंट्स को जो सेलेक्ट करते हैं, जिन पे हमने अप्लाई करनी होती है, वो बहुत केयरफुली सेलेक्ट किए गए होते हैं, ठीक है। मोस्टली जिमनास्ट, जिनमें हम कहते हैं हमें डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा चाहिए। जिमनास्ट क्या होता है, हम जिमनास्टिक्स जो लोग करते हैं वो उनमें क्या होता है कि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और डायनामिकली ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी की मूवमेंट डायनामिकली चेंज होनी होती है, ठीक है। उसकी बॉडी की मूवमेंट ने क्या करना होता है, चेंज होना होता है, टाइम टू टाइम उसने क्या करना होता है, अपनी बॉडी की शफलिंग चेंजिंग करनी होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास हाई वेलोसिटी स्ट्रेचिंग जो होती है हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी हमने क्या कहा, केयरफुली सेलेक्टेड, ठीक है। हमने पेशेंट्स में बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना होता है। या अगर नॉर्मल बंदा है, नॉर्मल प्रोग्राम्स है, नॉर्मल कंडीशनिंग प्रोग्राम्स है, जैसे जिमनास्ट वगैरह में हम बात करें, तो इसमें भी हम बहुत केयरफुली दे रहे होते हैं, ठीक है। पेशेंट एट फाइनल फेज ऑफ रिहैब आफ्टर MSK इंजरी, मस्कुलोस्केलेटल कोई इंजरी हुई है, ठीक है। उसके फाइनल फेज़ में क्या हुआ है कि पेशेंट अगर रिहैब के फेज़ में है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम सिंपली हम उसमें क्या करते हैं, प्रोग्रेस कराते हैं, ठीक है। हाई वेलोसिटी की स्ट्रेचिंग हम कराते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या कर रहे होते हैं, हम ये करवाते हैं ताकि हम जब ड्रिल्स वाले एक्सरसाइज पे जाएं, जब जंपिंग एक्सरसाइज जाएं, पिलोमेट्रिक ट्रेनिंग्स वगैरह पे जाएं, जब स्पोर्ट्स स्पेसिफिक किसी एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं, उससे पहले हम क्या कराते हैं, पेशेंट में ये हम करवा रहे होते हैं, ठीक है। सिंपली हम ये करवाते हैं। अच्छा ठीक है, फिर हमारे पास क्या हो गया, ओके। फिर हम कह रहे हैं कि हमारे पास अगर वेलोसिटी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की इंक्रीज़ हो रही है, रैपिड लो इंटेंसिटी रिकमेंड करते हैं हम मोस्टली, और क्योंकि हमने इसकी स्टेबलाइजेशन जो होती है ना बहुत जब हम वेलोसिटी इंटेंसिटी ज़्यादा दे रहे हैं ना, किसी भी चीज़ की वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है, रैपिड और लो इंटेंसिटी मूवमेंट भी है अगर हम रेकमेंड करें, लेकिन हमने उसमें क्या करना है, स्टेबलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा गौर करना होता है, क्योंकि स्टेबलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर बॉडी स्टेबलाइज नहीं है तो एक्स्ट्रा मूवमेंट्स होंगे, और वो एक्स्ट्रा मूवमेंट्स कई बार ऐसा होता है कि इतनी नुकसानदेह हो जाती हैं कि बॉडी में काफ़ी डैमेजेस कॉज कर देती हैं, इसलिए हमने हर चीज़ को मैनेज करके चलना होता है। द फॉलोइंग सेल्फ स्ट्रेचिंग सीक्वेंस रेफर्ड एज प्रोग्रेसिव वेलोसिटी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोग्राम, ठीक है। इस सीक्वेंस को हम कहते हैं जैसे उन्होंने कहा, पहले हाई वेलोसिटी हमने दी, रैपिड लो इंटेंसिटी दी, फिर क्या हम आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, आगे रिकमेंड करते जाते, ठीक है। तो ये लोगों ने कहा कि हमारे पास सबसे पहले ये प्रोग्रेसिव वेलोसिटी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोग्राम में होता क्या है कि हम सेफ ट्रांजिशन से प्रोग्रेशन में आ जाते हैं, ठीक है। सेफ ट्रांजिशन प्रोग्रेशन हम स्टैटिक से बैलिस्टिक पे, पहले स्टैटिक सबसे पहले हम करा रहे हैं, ठीक है, सेफ प्रोग्राम में, फिर हम बैलिस्टिक पे आहिस्ता आहिस्ता आते हैं ताकि हम फ्लेक्सिबिलिटी को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। हमें डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, इसलिए हम बैलिस्टिक की तरफ आते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेलोसिटी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोग्राम, ठीक है। ये हमारे पास हो गया सारा कुछ, ठीक है, ओके। स्टैटिक स्ट्रेचिंग में हम वही जो हम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोग्राम देखते हैं, उसमें हम सबसे पहले क्या दे रहे होते हैं, स्लो शॉर्ट एंड रेंज स्ट्रेचिंग दे रहे होते हैं, ठीक है। हमने स्लो देनी है, शॉर्ट एंड रेंज स्ट्रेचिंग है, एंड रेंज क्या है अभी इसकी कम है, फिर स्लो दी, फुल एंड रेंज स्ट्रेचिंग दी, फिर फास्ट दी, शॉर्ट एंड रेंज स्ट्रेचिंग, फिर फास्ट दी, फुल एंड रेंज स्ट्रेचिंग। तो हमने ये प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, ठीक है। स्ट्रेच फोर्स इज इनिशिएटेड बाय हैविंग पेशेंट एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। स्ट्रेच फोर्स इनिशिएट होती है जब पेशेंट में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए, एक्टिवली कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए, मसल ग्रुप ऑपोजिट द मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू टू बी स्ट्रेच। तो फिर हम क्या करते हैं कि जो ऑपोजिट मसल्स होते हैं या कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनको हम स्ट्रेच करने का काम कर होते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास स्ट्रेच की क्या है, ठीक है। नंबर ऑफ बाउट सेट्स या सेशन हम कितने पर डे या पर वीक दे रहे हैं, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते हैं, ठीक है। कितने बाउट सेट्स या सेशंस हम पर डे पर वीक दे रहे हैं, ये हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को कंसीडर कर रहे थे, ठीक है। रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑन अंडरलाइन कॉज, जो फ्रीक्वेंसी है वो इन चीज़ों की बेस पे दे रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, अंडरलाइन कॉज क्या है, इम्पेयर मोबिलिटी की, क्वालिटी लेवल क्या है, हीलिंग ऑफ टिश्यू का, कितनी क्रॉनिसिटी है, कितनी स्वेटी है डिजीज़ में, कितना क्रॉनिक है कॉन्ट्रैक्चर, पेशेंट की एज क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो नहीं ले रहा, कहीं स्टेरॉइड्स की यूजेज तो नहीं है, प्रीवियस रिस्पॉन्स स्ट्रेचिंग का कैसा था, इस सारे को हम देख रहे थे। फिर उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी रिकमेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी मैनेज करते हैं, ठीक है, ओके। फिर हम नीचे आते हैं, हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑन द बेसिस रेंजिंग फ्रॉम 2 to 5 सेशंस, ठीक है। हम फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेंज करती है 2 to 5 सेशंस के, तकरीबन करीब अलाउ करती है टाइम फ्रॉम रेस्ट बिटवीन सेशंस, बीच में रेस्ट टाइम भी आ जाता है, ठीक है।
फॉर हीलिंग टू टिश्यूज़ टू मिनिमाइज पोस्ट एक्सरसाइज सोरनेस। लाइक हम ये सेशन में रेस्ट इसलिए दे रहे होते हैं ताकि हमारे पास हीलिंग हो जाए टिश्यूज़ में और पोस्ट एक्सरसाइज सोरनेस ना हो ज़्यादा, ठीक है। ओके, थेरेपिस्ट हैव टू अवेयर ऑफ एनी ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू विद रिपीटेटिव स्ट्रेच। हमें पता होना चाहिए किस टाइम ब्रेकडाउन हो रहा है और कितने हद तक हमें ब्रेकडाउन चाहिए, ठीक है, किस हद तक। जाहिर सी बात है ब्रेकडाउन होगा। मैंने ये कोलेजन वाले जब हमने लेक्चर डिस्कस किया था मैंने बहुत डिटेल में इस चीज़ को बताया था कि हमें कोलेजन का सबसे पहले ब्रेकडाउन चाहिए होता है। सबसे पहले हम जब स्ट्रेचिंग दे रहे हैं, स्ट्रेचिंग का काम ही यही है कि हम पहले ब्रेकडाउन कर रहे हैं फाइबर्स की, ठीक है। लाइक अगर मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास फाइबर है, ठीक है, ये 2 फाइबर्स हैं, ठीक है, अब इनका बीच में से ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। अब ब्रेकडाउन होगा ना तो ये जो जगह है ना, ठीक है, ब्रेकडाउन होकर ये अपनी लेंथ में ना दूर दूर जा रहे हैं, ठीक है, बीच में से टूट गए। अब यहाँ जो जगह है ना, यहाँ पे ये फॉर्मेशन दोबारा से होना शुरू हो जाएगी। जब ये एरिया फॉर्म करेगा ना, ठीक है, ब्रेकडाउन के बाद रिपेयर का जो प्रोसेस होगा, ठीक है, वो जब इस जगह पे होगा तो क्या होगा, कोलेजन इंक्रीज करना शुरू कर देगा, ठीक है। कोलेजन की लेंथ इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। लेंथ इंक्रीज होगी तो हमारे पास फाइबर्स की लेंथ भी इंक्रीज होगी। फाइबर की लेंथ इंक्रीज होगी तो मसल में लेंसिंग में इंक्रीज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ब्रेकडाउन हो गया टिश्यू का, उसके बारे में हमें बिल्कुल फुली अवेयर रहना है, ठीक है, हर टाइम, ठीक है। फाइन बैलेंस होना चाहिए। जितना ब्रेकडाउन हो रहा है उतना ही रिपेयर हमें चाहिए, ठीक है, उतना ही टाइम रेस्ट में चाहिए कि जितना हम ब्रेकडाउन कितना स्ट्रेचिंग में दे चुके हैं उतना ही हमें रिपेयर के लिए टाइम चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, अलाउ कर सकें कि हम इंक्रीज़ कराते हैं सॉफ्ट टिश्यू की लेंथनिंग को, ठीक है। इतना टाइम हमें चाहिए होता है बीच में। ओके, फिर हमारे पास आ जाती है इफ़ देयर इज़ एग्जेसिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लोडिंग, ठीक है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ लोडिंग बहुत ज़्यादा है, टिश्यू ब्रेकडाउन जो होती है वो एक्सीड कर जाता है रिपेयर को, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है, लोड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है हमारे पास। अच्छा, लोड की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास लाइक फ्रीक्वेंसी लोड की जो है एग्जेसिव है, टिश्यू ब्रेकडाउन जो है वो ज़्यादा हो रहा है रिपेयर से भी, ठीक है। जितना रिपेयर था उससे ज़्यादा टिश्यू का ब्रेकडाउन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास एंड में अल्टीमेट फेलियर हो जाएगा, टिश्यू फेल कर जाएगा, टिश्यू काम करना ख़त्म कर जाएगा, ठीक है। मेरी बात याद रखो, मैंने यही बात की, हमें इन दोनों के बीच में बैलेंस चाहिए। ब्रेकडाउन और रिपेयर के बीच में हमें कोलेजन के टिश्यूज़ में बैलेंस चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने कोलेजन कहा है, आप सॉफ्ट टिश्यूज़ ले सकते हो, ठीक है, कोई भी सॉफ्ट टिश्यूज़ ले सकते हो। ब्रेकडाउन और रिपेयर के बीच में बैलेंस होना ज़रूरी है। कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं या हमारे पास कोलेजन के टिश्यूज़ हैं, हमें एक बैलेंस चाहिए, ठीक है। इफ़ देयर इज़ प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ ROM ओवर टाइम, ठीक है, लाइक हमारे पास प्रोग्रेसिव लॉस है ROM का, ठीक है, टाइम के साथ साथ, रेदर देन अ गेन इन रेंज, ठीक है, रेंज में गेन नहीं आ रहा लेकिन हमारे पास क्या हो रही है, प्रोग्रेसिवली लॉस हो रही है ROM। टाइम के साथ साथ क्या हो रही है कि ROM लॉस होती जा रही है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास प्रोग्रेसिव ROM का लॉस हो रहा था, रेंज में गेन नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं लो ग्रेड। इसकी वजह से क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ROM लॉस हो रही है, ज़्यादा और ज़्यादा लॉस होना शुरू हो गया, ठीक है। गेन जो हमें रेंज में हमें वापस गेन चाहिए था, लाइक जो रेंज हमने इंक्रीज़ करानी थी वो नहीं हो रही है, ठीक है। लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन वहाँ पे बनना शुरू हो गई, क्योंकि रिपीटेटिव स्ट्रेस वहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास एक तो कोलेजन की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी, एक्सेसिव कोलेजन फॉर्मेशन, और हाइपरट्रोफिक स्कार फॉर्मेशन वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। हाइपरट्रोफिक स्कार फॉर्मेशन वहाँ पे हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। ये चीज़ें हमने ना हर चीज़ को मैनेज करके चलना होता है, ठीक है। हमने जैसे ऊपर बात की, ब्रेकडाउन रिपेयर के बीच में बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने इस चीज़ को बहुत मैनेज तरीके से करना होता है कि ना ही हमने बहुत ज़्यादा एक्सीड करनी होती है, ठीक है, एक्सरसाइजेस के प्रोग्राम, और ना ही हमने बहुत ज़्यादा कम करने होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक मैनेजेबल प्रोग्राम होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं मोड ऑफ स्ट्रेच पे, ठीक है। मोड ऑफ स्ट्रेच हम किस तरह का, कौन सी फॉर्म स्ट्रेच इस्तेमाल करें, किस तरह से इस्तेमाल करें, ये हमारे पास आ जाता है मोड ऑफ स्ट्रेच में, ठीक है। फॉर्म ऑफ स्ट्रेच और मैनर इन विच स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कैरिड आउट, ठीक है, कैन बी डिफाइंड बाय हु और व्हाट इज़ अप्लाइंग, क्या अप्लाई कर रहे हैं और किस तरह से अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और पेशेंट या एक्टिवली पेशेंट पार्टिसिपेट खुद कर रहा है, ठीक है। कैटेगरीज में हमारे पास आ जाती है इसमें मैनुअल स्ट्रेचिंग, मैकेनिकल स्ट्रेचिंग, सेल्फ स्ट्रेचिंग, पैसिव, असिस्टेड, एक्टिव स्ट्रेचिंग, ठीक है, ये सारी आ जाती हैं। सही है, ये इन्होंने से नाम दिए में, वैसे तो हम सेल्फ स्ट्रेचिंग को ही एक्टिव स्ट्रेचिंग कह रहे होते हैं, ठीक है, पैसिव को हम मैनुअल स्ट्रेचिंग भी कह रहे होते हैं, तो ये हमारे पास इन्होंने सिर्फ नाम के तौर पर दिया, ठीक है। शॉर्टन मसल्स रिमेन रिलैक्स एंड दैट इज रिस्ट्रिक्टेड कनेक्टिव टिश्यूज यील्ड एज इजीली एज पॉसिबल टू स्ट्रेच, ठीक है। शॉर्टन मसल्स जो है वो रिलैक्स रहते हैं, ठीक है, जितने ज़्यादा शॉर्टन मसल रिलैक्स होंगे उतनी ईजीली हम क्या करते हैं हीलिंग प्रोसेस को, या हम कहते हैं कि हम इम्प्रूव करा लेते हैं
अपना मूवमेंट को, ठीक है, या हम जो भी कराना चाह रहे थे, हम स्ट्रेच की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ कराना चाहते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी को, ठीक है। तो हम स्ट्रेच जब अप्लाई करते हैं रिस्ट्रिक्टिव कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि स्ट्रेच ईजिली हमारे पास हेल्पफुल होगा यील्डिंग के प्रोसेस में, ठीक है। यील्डिंग का प्रोसेस या आप इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस, फ्लेक्सिबिलिटी का प्रोसेस कह सकते हो, ठीक है। स्ट्रेचिंग प्रोसीडेड विद लो इंटेंसिटी एक्टिव एक्सरसाइज। स्टार्ट हम जब करते हैं स्ट्रेचिंग तो हमारे पास लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती है, ठीक है, एक्टिव एक्सरसाइज होती है, थेराप्यूटिक हीट टू वार्म अप द टिश्यूज़। और दूसरा हम क्या करते हैं, या तो हम लो इंटेंसिटी एक्टिव एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं या हम थेराप्यूटिक हीट देते हैं ताकि हम टिश्यूज़ को वार्म अप कर सकें लेंथनिंग के लिए, ठीक है। ये हम 2 प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, सही है। ओके, फिर हमारे पास आती है मैनुअल स्ट्रेचिंग, ठीक है। 5th टाइप है हमारे पास स्ट्रेचिंग की, ठीक है। मैंने वही कहा था कि बीच में ही स्ट्रेचिंग की टाइप्स आई थी क्योंकि चैप्टर कुछ इस सीक्वेंस में बना हुआ था बुक में, ठीक है, किसनर कॉल्बर में। तो मैंने उसी तरह से उसी मैनर में हर चीज़ को डिस्क्राइब करने की कोशिश की ताकि हमारे पास सीक्वेंस भी ख़राब ना हो और हम इजीली स्ट्रेचिंग और डिटर्मिनेंट्स को एक साथ देख लें, ठीक है। स्ट्रेचिंग की टाइप्स को, डिटर्मिनेंट्स को, ठीक है। मैनुअल स्ट्रेचिंग, अब मैनुअल स्ट्रेचिंग हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है, चाहे डॉक्टर अप्लाई करे, कोई ट्रेन प्रैक्टिशनर अप्लाई करे, ठीक है, कोई भी अप्लाई कर रहा है अगर किसी भी मूव कराने के लिए बॉडी सेगमेंट को, तो ये हमारे पास क्या होता है, मैनुअल स्ट्रेचिंग हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। और मोस्टली तक क्या अप्लाई करते हैं जब आप स्लाइटली बियॉन्ड द पॉइंट जा रहे होते हैं टिश्यू रेजिस्टेंस के और अवेलेबल ROM के, ठीक है। हम पॉइंट जो है ना बियॉन्ड द पॉइंट टिश्यू के जा रहे होते हैं ना, जब हम जो उसकी रेजिस्टेंस जहाँ पे उसकी रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने वही बात की थी, जैसे मैंने कहा कि मेरे इतने के बाद अब रेजिस्टेंस आना शुरू होगी, यहाँ से पीछे मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है। तो स्लाइटली बियॉन्ड हम जब पॉइंट जाएंगे ना तो हमारे पास क्या हो रहा था, वही मैनुअल स्ट्रेचिंग अप्लाई। अब मैनुअल स्ट्रेचिंग ये तो मैं सर्व कर रही हूँ, ठीक है। मैनुअल स्ट्रेचिंग थेरेपिस्ट मेरी अप्लाई करेगा ना यहाँ पे फोर्स, ठीक है, या डॉक्टर को अप्लाई करेगा, कोई भी ट्रेन प्रैक्टिशनर भी ले सकते हो, ठीक है। कोई भी ट्रेन प्रैक्टिशनर मेरे पास या डॉक्टर को अप्लाई करता है तो हमारे पास क्या होगा कि वो मैनुअल स्ट्रेचिंग कहलाती है, ठीक है। थेरेपिस्ट मैनुअली कंट्रोल, सब कुछ थेरेपिस्ट कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो स्टेबलाइजेशन है, हमारे पास स्पीड है, ड्यूरेशन है, इंटेंसिटी है, सब कुछ वही कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। एज विद ROM एक्सरसाइजेज, ROM एक्सरसाइजेज के साथ साथ मैनुअल स्ट्रेचिंग भी हम पैसिवली दे रहे होते हैं जब हम पेशेंट में परफॉर्म करा रहे होते हैं ROM एक्सरसाइज, ठीक है। मैनुअल स्ट्रेचिंग हम पैसिवली दे रहे होते हैं ताकि हमारे पास एक पेशेंट को असिस्टेंस मिल जाए, ठीक है। असिस्टेंस के तौर पे भी हम मैनुअल स्ट्रेचिंग दे रहे होते हैं, ठीक है। और या तो पेशेंट इंडिपेंडेंटली भी अपने आप को परफॉर्म करा सकता है मैनुअल स्ट्रेचिंग, ठीक है। पैसिवली भी हम करा सकते हैं और एक्टिवली भी पेशेंट इंडिपेंडेंटली भी कर सकता है, सही है। इट एम्प्लॉयज कंट्रोल एंड रेंज कंट्रोल्ड एंड रेंज स्टैटिक प्रोग्रेसिव स्ट्रेच, ठीक है। ये 4 कंपोनेंट्स हैं, मैंने कहा कि इनको अलग करके लिखते हैं ताकि हमारे पास इंपॉर्टेंट पता चल जाए। एक तो ये कंट्रोल्ड होना चाहिए स्ट्रेच को, एंड रेंज तक स्ट्रेच होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए और प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ठीक है। अप्लाइड एट एनी एंड इंटेंसिटी ऑफ पेशेंट कंफर्ट लेवल, ठीक है, इतनी इंटेंसिटी के साथ कि जितना पेशेंट का कंफर्ट लेवल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन्होंने ड्यूरेशन तो कुछ ऐसे बताया हुआ है कि 15 to 60 सेकेंड्स तक आप दे सकते हो, लेकिन कंफर्ट लेवल भी हमने देखना होता है, पेशेंट की टॉलरेंस लेवल भी हम देखते हैं कि हमारे पास कितना पेशेंट टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल रिपीटिशंस भी आप करवा सकते हो इसके साथ, ठीक है। कंपेयर टू मैकेनिकल, ठीक है, कंपेयर टू मैकेनिकल इट इज़ इंक्रीज इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन स्ट्रेच, ठीक है। हाई इंटेंसिटी है, इंक्रीज बोलती हूँ मैं, लेकिन ये हाई इंटेंसिटी होती है, ठीक है, एक ही बात होती है। जाहिर सी बात है, आप हाई इंटेंसिटी के इंक्रीज इंटेंसिटी की जब बात कर रहे हो, जब भी आप हाई इंटेंसिटी दे रहे हो तो ना, तो हमारे पास जो ड्यूरेशन होता है वो कम हो जाता है। जब इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो ड्यूरेशन कम होता है, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में हमारे पास जब इंटेंसिटी इंक्रीज होती है ड्यूरेशन कम होता है, ठीक है। उन्होंने कहा अगर हम मैकेनिकल के साथ कंपेयर करते हैं, मैकेनिकल हम जो इक्विपमेंट्स या मशीनरी के थ्रू दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसको मैकेनिकल के साथ कंपेयर करते हैं तो इसकी इंटेंसिटी हाई है और ड्यूरेशन जो है स्ट्रेच का वो शॉर्ट है, ठीक है। ड्यूरेशन जो है हम कम दे रहे हैं, सही है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ के मसल लेंथ इंक्रीज होती है इससे, ठीक है। मसल लेंथ और ROM दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही होती हैं, ठीक है। मे बी नॉट अफेक्टेड इन लॉन्ग स्टैंडिंग कंट्रैक्चर्स एसोसिएटेड विद टिश्यू पैथोलॉजी। मोस्टली का लॉन्ग स्टैंडिंग जो कंट्रैक्चर्स होते हैं ना, बहुत टाइम के लिए लोग खड़े रहते हैं और या कोई जॉब ऐसी है जिसमें बंदा खड़ा हुआ है तो उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स जब मसल्स में बन जाते हैं ना या कनेक्टिव टिश्यूज़ में बन जाते हैं तो वो उसके लिए इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हमारे पास इम्प्रूव कर देता है फ्लेक्सिबिलिटी को। एक्सटेंसिबिलिटी इंक्रीज करता है हमारे पास रेंज लिमिटिंग मसल टेंडन यूनिट्स की, ठीक है। जो रेंज लिमिट वही
रेंज लिमिट का मतलब है, रेंज लिमिट बार बार रिपीट हो रहा है, रेंज लिमिट का मतलब है वो एरिया जहाँ पे रेंज लिमिट हुई है, ठीक है। लाइक मेरी अगर नॉर्मल रेंज ये है कि मैं इतनी ज़्यादा मूवमेंट कर सकती हूँ, ठीक है, लेकिन अगर रेंज लिमिट हुई है, हो सकता है मैं इससे ज़्यादा आगे ना जा सकूँ, तो यह हमें क्या है, रेंज लिमिटिंग यूनिट है या रेंज लिमिटिंग एरिया। मसल टेंडन यूनिट का मतलब है जहाँ पे मसल और टेंडन ज्वाइंट हो रहे हैं, या मसल या टेंडन दोनों के यूनिट्स भी कह सकते हो, ठीक है। ओके, फिर हमारे पास एक और पॉइंट है जिसमें उन्होंने बताया है स्ट्रेचिंग और ROM के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। स्ट्रेचिंग जो होती है ना, वो हमारे पास क्या होती है, सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर जो होती है जिसमें हम रेंज ऑफ मोशन से ना ज़्यादा दे रहे होते हैं स्ट्रेच, ठीक है। जब हम बियॉन्ड द अवेलेबल रेंज जा रहे होते हैं तो हमारे पास ROM इंक्रीज़ हो रही होती है, तो हम स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं। लेकिन ROM जो होता है सिंपली हम उस टिश्यू की लिमिट के अंदर अंदर ही रहते हैं और मेंटेन करते हैं जो उसकी अवेलेबल रेंज है, ठीक है। जो उसकी अवेलेबल रेंज है उसको मेंटेन करते हैं और हम उसकी रेंज ऑफ मोशन को ज़्यादा हम नहीं कर रहे होते, ठीक है, या हम ज़्यादा उसकी इंक्रीज़ नहीं करा रहे होते, या हम उसकी सिर्फ मेंटेनेंस का काम कर रहे होते हैं। ROM की एक्सरसाइज में जितनी उसकी अवेलेबल रेंज है उसको मेंटेन कर रहे होते हैं, सही है। ओके, अब हम मेन पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। मेन पॉइंट्स टू कंसीडर द यूज़ ऑफ मैनुअल स्ट्रेचिंग, ठीक है। हेल्पफुल होती है हमारे पास अर्ली स्टेजेस, जब हम स्ट्रेचिंग प्रोग्राम दे रहे होते हैं ना, तो उस टाइम बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि थेरेपिस्ट जो होते हैं ना उस टाइम क्या करते हैं, डिटरमाइन करता है कि कितना पेशेंट रिस्पॉन्स करता है, किस तरह की इंटेंसिटी है, किस तरह की ड्यूरेशन है, तो उस टाइम काफ़ी अर्ली स्टेजेस में हेल्पफुल भी होती है, ठीक है। और क्या होता है कि हमारे पास इसमें क्या होता है कि ऑप्टिमल स्टेबलाइजेशन जो होती है ना वो क्रिटिकल होती है, ठीक है। लाइक ऑप्टिमल स्टेबलाइजेशन अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल में सेल्फ में भी मुश्किल ही होती है, क्योंकि क्रिटिकली हम ये कहते हैं ना कि बेसिकली हमारे पास जब स्टेबलाइज कर रहे होते हैं ना तो काफ़ी मुश्किल होता है कि पूरे तरीके से हम फोर्स स्टेबलाइज कर सकें। मैनुअली भी अगर हम दे रहे हैं एज अ थेरेपिस्ट तब भी काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। परफॉर्म पैसिवली जाहिर सी बात है, थेरेपिस्ट परफॉर्म करा रहा है, पेशेंट एक्टिवली नहीं कर रहा, तो पैसिव परफॉर्मेंस है, ठीक है। अप्रोप्रिएट चॉइस बाय डॉक्टर, जो डॉक्टर चूज़ करेगा वही हम एक्सरसाइज परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। इफ़ पेशेंट कैन नॉट परफॉर्म सेल्फ स्ट्रेचिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल ऑफ बॉडी सेगमेंट, ठीक है। हम पैसिवली तब दे रहे हैं जब पेशेंट सेल्फ स्ट्रेचिंग परफॉर्म नहीं कर सक रहा सिंपली, सही है, या न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल जो है वो उसमें लैकनेस आ गई है, ठीक है, वो लैकिंग हो गई है उसकी एक्टिविटी, तो हमारे पास उसके बॉडी पे उसका अपना न्यूरोमस्कुलर या बॉडी के सेगमेंट्स पे कंट्रोल नहीं रहा न्यूरोमस्कुलर, तो हम तब दे रहे होते हैं, ठीक है। ओके, द थर्ड पॉइंट इज इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर असिस्टिंग द स्ट्रेचिंग, ठीक है। लाइक हमारे पास जब हम असिस्ट कर रहे होते हैं ना स्ट्रेचिंग में, तब भी हमारे पास हेल्पफुल है, ठीक है। मोस्टली व्हेन पेशेंट इज़ हैविंग डिफिकल्टी इन रिलैक्सिंग, ठीक है। जब हम असिस्ट कर रहे हैं ना स्ट्रेचिंग में तब भी हेल्पफुल है, क्योंकि हम कुछ मूवमेंट तो पेशेंट एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं, हम उसको सिर्फ असिस्ट कर रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि हम सिंपली उसकी सिर्फ उसको पेशेंट की रिलैक्स नहीं कर रही, तो हम उसको रिलैक्सिंग पोजीशन में लाने के लिए हेल्प दे रहे होते हैं, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट कंसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट द मसल ऑपोजिट द शॉर्ट मसल, ठीक है। पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कंसेंट्रिकली, ठीक है, और लेकिन जो मसल ऑपोजिट है ना, लाइक उस मसल में जहाँ पे हमारे पास जो ऑपोजिट है शॉर्ट मसल्स के, ठीक है, वो असिस्टेंस देते हैं हम जॉइंट मूवमेंट के साथ, ठीक है। हम असिस्टेंस देते हैं जॉइंट मूवमेंट के साथ, और रेंज लिमिटिंग मसल जो होता है उसको रिलैक्स कराने के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। जो जॉइंट में मूवमेंट हो रही है उसमें असिस्टेंस दे रहे हैं, और हम जो रेंज लिमिट हुई हुई थी उसमें हेल्प करके उसको इम्प्रूव करा के हम असिस्टेंस दे के, ठीक है, असिस्ट करके उसको रिलैक्स करा रहे हैं, और हमारे पास क्या हो रही है, मसल टेंशन डिक्रीज हो रही है एलोंगेशन के साथ साथ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज़ ये मोस्टली PNF की टेक्निक्स कुछ ऐसे रिलेट करते होते हैं, ठीक है। PNF की टेक्निक्स में भी हम कुछ ये यूज़ करते हैं, ठीक है। फोर्थ वन इज सेल्फ स्ट्रेचिंग, सिंपली हम इंडिपेंडेंटली जो बंदा खुद परफॉर्म कर रहा है ना, ठीक है, अपने टिश्यूज़ को लेंथन करने के लिए वो हमारे पास सेल्फ स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है। नीचे हम सेल्फ स्ट्रेचिंग को ही अब डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है, सही है। तो हमारे पास सेल्फ स्ट्रेचिंग है क्या, सेल्फ स्ट्रेचिंग है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज और एक्टिव स्ट्रेचिंग भी इसको कहते हैं, ठीक है। सेल्फ स्ट्रेचिंग इनेबल्स अ पेशेंट टू मेंटेन इंक्रीज द ROM गेन, ठीक है। पेशेंट को हेल्प करती है कि वो मेंटेन करे और इंक्रीज करे ROM जो उसने गेन की हुई है, ठीक है। हमारे पास हम क्या करते हैं कि हम गेन करें या मेंटेन करें या इंक्रीज करें ROM को, ठीक है। हम सिंपली पेशेंट खुद करता है एज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इंटरवेंशन,
ठीक है। हेल्प क्या कर रहे थे, हमारे पास इंटरवेंशन कौन दे रहा है, ट्रीटमेंट कौन दे रहा है, थेरेपिस्ट या डॉक्टर जो हम हैं वो खुद देते हैं उसको, ताकि वो इम्प्रूव करा सके। ऑल्सो अ होम एक्सरसाइज प्रोग्राम, इसको होम एक्सरसाइज प्रोग्राम भी कहते हैं, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि हम इसको घर के लिए भी रिकमेंड करते थे, ठीक है। लॉन्ग टर्म सेल्फ असेसमेंट, जब पेशेंट की हमने मैनेजमेंट करनी होती है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स में, तो हम उसको क्या करते हैं, होम एक्सरसाइज प्लान या होम एक्सरसाइज प्रोग्राम के तौर पे घर दे देते हैं, पेशेंट घर ही परफॉर्म कर ले एक्सरसाइजेस, ठीक है। टीच करनी होती है हमने, पेशेंट को सिखानी होती है एक्सरसाइजेस, ताकि वो करेक्टली और सेफली कर सके, ठीक है। इंजरीज़ को प्रिवेंट कर सकें हम, ठीक है। प्रॉपर अलाइनमेंट जो होती है वो क्रिटिकल होती है, काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि हमारे पास अलाइनमेंट हम ना जाहिर सी बात है हम खुद मूवमेंट करें तो हमारी अपनी अलाइनमेंट जो होती है ना वो सही नहीं रहती, ठीक है। स्टेबलाइजेशन इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट भी होती है, क्योंकि पेशेंट ने खुद ही अपने आप को स्टेबलाइज भी करना है और साथ साथ उसने क्या करना है, मूवमेंट भी परफॉर्म करनी है, ठीक है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग जो होती है वो हमारे पास 30 to 60 ड्यूरेशन के हिसाब, सेकेंड्स के ड्यूरेशन के हिसाब से दे रहता है पर रिपीटिशन, ठीक है। और ये हमारे पास सबसे सेफ ड्यूरेशन है, ठीक है। 30 to 60 ड्यूरेशन, ठीक है, 30-60 सेकेंड्स का ड्यूरेशन हम दे रहते हैं पर रिपीटिशन के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, कैरिड आउट इन सेवरल वेज, ठीक है, हम काफ़ी वेज के अकॉर्डिंगली ना इसको मेंटेन या कैरी कर सकते हैं। सेवरल वेज के कैसे कैसे हम सेल्फ स्ट्रेचिंग दे सकते हैं, इसका ये मतलब है, ठीक है। सबसे पहले हम या तो डिस्टल सेगमेंट को जो है ना हम मूव करा दें, प्रॉक्सिमल को स्टेबलाइज कर दें, जैसे विद वन और बोथ हैंड्स, ठीक है। जैसे मैंने स्टेबलाइजेशन वाले में भी बता दिया था डिस्टल और प्रॉक्सिमल का, ठीक है, कैसे प्रॉक्सिमल स्टेबलाइजर कैसे डिस्टल, इसी तरह से उन्होंने इधर बात की हुई है। एक को मूव करा दिया, ठीक है। अगर डिस्टल सेगमेंट को हम मूव करा रहे हैं एक हाथ से या दोनों हाथों से, ठीक है, तो हम डिस्टल को मूव करा रहे हैं, प्रॉक्सिमल स्टेबलाइज कर देंगे। और अगर हम डिस्टल सेगमेंट को स्टेबलाइज कर रहे हैं तो बॉडी वेट जो होता है एक्ट करता है हमारे पास स्ट्रेच फोर्स के तौर पे, और हमारे पास क्या करता है, शॉर्टन मसल्स की इलॉन्गेशन करवा रहा होता है, ठीक है। अच्छा सही है। फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है न्यूरोमस्कुलर इनहिबिशन, जो हम पीएनएफ की टेक्निक्स में सिंपली यूज़ कर रहे हैं ताकि हम रिलैक्सेशन को प्रमोट कर सके, ठीक है। ये जब हम पीएनएफ की टेक्निक्स पढ़ेंगे तो सब कुछ उसमें डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। लो इंटेंसिटी और एक्टिव स्ट्रेचिंग में हम कहते हैं कि हमारे पास हम यूज़ कर रहे होते हैं रिपीटेटिव शॉर्ट ड्यूरेशन एंड रेंज एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शंस ऑपोजिट मसल्स की, ठीक है। लो इंटेंसिटी एक्टिव स्ट्रेचिंग, ठीक है, लो इंटेंसिटी या एक्टिव स्ट्रेचिंग है जिसमें हम क्या कर रहे थे, यूज़ कर रहे हैं रिपीटेटिव शॉर्ट ड्यूरेशन एंड रेंज एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शंस, जो मसल्स के ऑफ मसल ऑपोजिट टू शॉर्टर मसल्स, उन मसल्स में जो हमारे पास ऑपोजिट हैं, ठीक है, वो मसल्स जैसे अगर मेरे पास, मैं कहती हूँ मेरे पास मसल, अगर मैं कहती हूँ मेरे पास किसी मसल में डिफॉर्मिटी हुई हुई है फ्लैक्सर्स की, ठीक है, फ्लैक्सर्स की डिफॉर्मिटी हुई हुई है, तो मैं क्या करती हूँ, एक्सटेंसर्स की जो होती है लेंथनिंग को इंक्रीज कराने लग जाती हूँ। जो स्ट्रेच है वो मैं एक्सटेंसर्स पे डाल दी हूँ, ठीक है। क्या हुआ कि अब मैंने क्या किया, ऑपोजिट मसल लाइक एंटागोनिस्ट जो हमारे पास मसल्स होते हैं ना, ठीक है, मैं उन पे स्ट्रेच डाल रही हूँ और हम उस पर मूवमेंट करा रहे हैं। सारा कॉन्सेप्ट इस बेस पे, ठीक है। फिर से दोबारा से बताती हूँ, मैंने कहा मेरी फ्लेक्शन की मूवमेंट जो है वो डिसरप्ट हुई हुई है, ठीक है, लाइक ठीक नहीं है, लेकिन मैं स्ट्रेच किनको दे रही हूँ, एक्सटेंसर्स को दे रही हूँ, वो तो पहले से इंजर्ड है ना। फ्लेक्सर्स के ऊपर अगर आप दोबारा से स्ट्रेचिंग दोगे तो क्या होगा, और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हर चीज़ को मैनेज करते हैं। सॉरी, लगता है गला बैठ गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, मैकेनिकल स्ट्रेचिंग, ठीक है। ये हमारे पास टाइप है, ये भी हमारे पास स्ट्रेचिंग की टाइप है जो हम इक्विपमेंट्स यूज़ करके दे रहे हैं, ठीक है। यूज़ हम करते हैं इक्विपमेंट स्ट्रेच देने के लिए। इक्विपमेंट्स क्या है, काफ वेट्स होते हैं, वेट पुली सिस्टम हो सकता है, एडजस्टेबल ऑर्थोसिस हो सकते हैं, जैसे हम पीछे ऑर्थोसिस को डिस्कस कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, हम उनको मैनेज कर सकते हैं, कितनी हमने देनी है स्ट्रेचिंग फोर्स और सारा कुछ, ठीक है। ऑटोमेटेड स्ट्रेचिंग मशीन्स होती हैं, कुछ मशीन्स के थ्रू भी देते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स कॉन्स्टेंट लोड विद वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम लोड कांस्टेंट होता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रही होती है, कुछ में लोड वेरी कर रहा होता है और डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होती है, ठीक है। ये इनकी इसकी बेस पे हम कहते हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं, ये सारी बेस है हमारे पास, ये सारा काम जो है ये बेस है कि हमारे पास जो सॉफ्ट टिश्यूज़ की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना पीछे, क्रीप वगैरह, स्ट्रेस, रिलैक्सेशन वगैरह, और हम कहते हैं कि हमारे पास क्रीप थी,
स्ट्रेस रिलैक्सेशन थी और प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस थी। ये सारी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी ना सॉफ्ट टिश्यूज़ की, ठीक है, ये हमारे पास इसी मैकेनिज्म के थ्रू जा रही होती है, ठीक है। एक या तो कांस्टेंट लोड है, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट है, या वेरिएबल लोड है और कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ओके, थेरेपिस्ट रिकमेंड करता है कौन सी डिवाइस, कैसी डिवाइस आपको यूज़ करनी चाहिए, फिर आप पेशेंट को टीच करवाते हो कि आपने इसको सेफली यूज़ कैसे करना है, ठीक है। ये डिवाइसेज होते हैं ना, हम अप्लाई करते हैं लो इंटेंसिटी स्ट्रेच फोर्स के थ्रू, ठीक है। लाइक हम लो इंटेंसिटी स्ट्रेच फोर्स देते हैं, ठीक है। लो इंटेंसिटी स्ट्रेच फोर्स ये डिवाइसेस दे रही होती हैं, ठीक है। प्रोलॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, टाइम ड्यूरेशन इसमें ज़्यादा है, ठीक है। इंटेंसिटी लॉन्ग है, टाइम पीरियड ज़्यादा है। क्या करती है हमारे पास, परमानेंट लेंथनिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। क्या है, परमानेंट लेंथनिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब आपने क्या करना होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिवर्सिबल जो हमारे पास होती है ना चीज़, एक रिवर्सिबल चीज़ है हमारे पास, ठीक है। क्या होता है कि अगर आप ये एक्सरसाइजेस छोड़ देते हो ना थोड़े टाइम के बाद, तो आपको क्या होता है कि ये रिवर्स कर जाती है, जितनी आपने मेहनत की होती है सब ज़ाया किसी भी सॉफ्ट टिश्यूज़ के ऊपर ना। लाइक आपने अगर हॉस्पिटल में जा रहे हो तो आपने कोई सेशन मिस कर दिया और आपकी सारी मेहनत ज़ाया, ठीक है। इसी तरह अगर आप घर में कर रहे हो, आपने कोई सेशन मिस कर दिया, आप सारी मेहनत, इसलिए आपको इसको डेली रेगुलरली डेली एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड कर लेना चाहिए, ताकि आप सिंपली इसको हर वक्त परफॉर्म करवा सको। एटलीस्ट हर वक्त नहीं तो रोज़ाना आप परफॉर्म कर सको, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं एन इफेक्टिव स्ट्रेच लोड अप्लाइड विद कफ वेट्स, ठीक है। एक इफेक्टिव स्ट्रेच लोड जो होता है ना वो कफ वेट्स के थ्रू अप्लाई करते हैं एज लो एज फ्यू पाउंड्स तक भी हम लोड जो है ना वो हम फ्यू पाउंड्स तक हम इसमें अप्लाई कर रहे होते हैं कफ वेट्स के थ्रू, ठीक है। कफ वेट्स वो नहीं होते जो हाथों में पहनते हैं और उसके थ्रू हम लोड दे रहे होते हैं, ठीक है। सम डिवाइसेस सच एज जॉइंट एक्टिव सिस्टम और एडजस्टेबल, वही आर्थोसिस की जो डिवाइसेस होती हैं वो क्या करती है, पेशेंट को अलाउ करती हैं, या एक तो वो खुद कंट्रोल कर ले दूसरा वो एडजस्ट कर ले लोड को सेशन के दरमियान, ठीक है। लोड को सेशन के दरमियान जो है तो वो खुद ही मेंटेन कर ले, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाती है, अदर डिवाइसेस में क्या है हमारे पास, अदर डिवाइसेस यूज़ कांस्टेंट लोड को यूज़ करते हैं वाइल स्प्लिंट इन ए प्लेस, ठीक है। कांस्टेंट लोड यूज़ कर रहे थे चाहे कोई भी चीज़ हो, स्प्लिंट वगैरह चढ़ा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। लाइक स्प्लिंट होता है कि हम किसी जॉइंट को ना मूवमेंट से बचाने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं उस के ऊपर कुछ चढ़ा देते हैं, लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आप कह सकते हो, लेकिन स्प्लिंट ज़रा और चीज़ और तरफ आ जाती है। लाइक आप सिंपली मूवमेंट को ना रोकने के लिए ब्लैक कलर के होते हैं, ऑर्थोसिस की तरह ही दिख रहे होते हैं लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस होती है इसमें, ठीक है। कांस्टेंट लोड तो यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है तो इसलिए मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि हमारे पास वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है। स्प्लिंट होगा भी ना तो हम क्या करते हैं, बाकी जो कुछ डिवाइसेस हैं वो हम ऐसे यूज़ करते हैं। कुछ सम डिवाइसेस जैसे हमने बात की एडजस्टेबल होती हैं, कुछ में कांस्टेंट लोड होगा, ठीक है। ड्यूरेशन मैकेनिकल स्ट्रेच का क्या होगा, 15 to 30 मिनट्स से स्टार्ट होकर 8 to 10 आवर्स तक भी आप दे सकते हो, पूरे दिन तक भी दे सकते हो, ठीक है। एक्सेप्ट वो टाइम जब आपने डिवाइस को साफ़ करना है या डिवाइस की सफाई करनी है ना, वो सारी चीज़ें निकाल के, ठीक है, पूरे दिन भी दे सकते हो। टाइम डिपेंड करता है पेशेंट की टॉलरेंस पे, टाइप क्या है डिवाइस की, और कॉज और स्वेरिटी कितनी है इम्पेयरमेंट की, ठीक है, कितनी स्वेयर है इम्पेयरमेंट उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन हो गए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम देते हैं जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्चर्स बहुत क्रॉनिक होते हैं, ठीक है। जब हमारे पास क्रॉनिक कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं ना तो हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए दे रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेशेंट जो हमारे पास एक जैसे हमने पीछे भी पढ़ा भी था कि हमारे पास लॉन्ग स्टैंडिंग बायलेटरल नीज हैं, ठीक है, उसमें फ्लेक्जन कॉन्ट्रैक्चर्स बन चुके हैं, ठीक है। एक नर्सिंग होम रेजिडेंट है, ठीक है, जिसमें एम्बुलेटरी नॉन एम्बुलेटरी अभी कोई वॉकिंग एड्स वगैरह यूज़ नहीं करी, कोई ऐसी स्टिक्स वगैरह या वो वॉकिंग एड्स वो होते हैं ना स्टिक्स वगैरह, कोई ऐसी एम्बुलेटरी या व्हील चेयर वगैरह पे नहीं है अभी, ठीक है। लॉन्ग स्टैंडिंग बायलेटरल नी फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, दो तरह से प्रोटोकॉल दिया, ठीक है। 4 वीक्स के लिए हमने दिया, 2 टाइम्स डेली दिया और 5 डेज पर वीक दिया, ठीक है। ये हमारे पास एक हमने प्रोटोकॉल सेट किया। अब हमने क्या किया कि एक नी पे हमने मैकेनिकली दिया और एक पे हमने मैनुअली दिया, ठीक है। मैकेनिकली जिस पे दिया उसमें हमने क्या किया, लो इंटेंसिटी प्रोलॉन्ग मैकेनिकल स्ट्रेच दिया, 5 to 12 पाउंड्स तक का, ठीक है। ये वेट पुले के थ्रू दिया हमने, एक और का सेशन दिया, ठीक है, 1 नी पे, ठीक है, मतलब हर रोज़ के हिसाब से एक और का सेशन हमने दे दिया, लाइक हमने एक नी पे दे दिया। मैनुअली हमने दूसरी पे दिया, 3 रिपीटिशंस कराई, 1 मिनट का स्टैटिक स्ट्रेच दिया पर सेशन, ठीक है, 1 मिनट का स्टैटिक स्ट्रेच दिया पर सेशन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैनुअल
ओके, दोनों नीज पे हमने डिफरेंट तरह से ट्रीटमेंट देख के देखा। तो हमारे पास जो मैकेनिकली वाला था, ठीक है, जो हमने 5 to 12 पाउंड्स तक दिया था, वो हमारे पास ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू मैनुअली, ठीक है। लेकिन हम अभी भी क्लिनिकल सेटिंग्स में जो है ना वो मैनुअली यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए सारे डिटर्मिनेंट्स और हमने सारा कुछ कर लिया। अब हमारे पास PNF की टेक्निक्स रहेगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और थोड़ा लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो गया, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट सीरीज़ से थोड़ा टाइम तक मैं रिव्यू सीरीज़ भी डालना शुरू कर दूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास डिटेल लेक्चर हो गया आज डिटर्मिनेंट्स और स्ट्रेचिंग के टाइप्स पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक सपोर्ट कीजिएगा।